देखो वॉल्पोने हम पढ़ेंगे ना, दिस फेमस राइटिंग द वॉल्पोने बाय बेन जॉनसन। तो ये जिस तरह के फर्स्ट तुम पढ़ने वाले हो अबाउट द बेन जॉनसन की राइटिंग स्टाइल, और इवन बेन जॉनसन किस तरह से सबसे डिफरेंट लिखता था। तो बेन जॉनसन जो है वो शेक्सपियर के टाइम का ही है, तो शेक्सपियर के टाइम का ही राइटर है। पर बेन जॉनसन के अंदर सबसे हट के बात थी, वो हम देखेंगे इस राइटिंग में। और बेन जॉनसन की ये जो राइटिंग है जैसे वॉल्पोने, इसके वॉल्पोने का सिंपल मतलब क्या, देखो एसप, एसप की एक फेबल है। फेबल का मतलब क्या होता है, राइटर है एसप और उसकी एक फेबल है। फेबल का मतलब क्या है, जहाँ जानवर कुछ कुछ बोलते हैं। तो ठीक है, वहां पे उसने एक कैरेक्टर का नाम रखा था क्या, वोल्पेन। उसमें एक लोमड़ी होती है, उस लोमड़ी का नाम क्या है, वोल्पोने। ठीक है, तो वो जो लोमड़ी है वो नीचे गिरी रहती है ऐसे करके, बेहोश होके गिर जाती है जानबूझ के। क्यों? क्योंकि वो किसको पकड़ना चाहती है, कौवे के मुंह के अंदर एक वो है, चीज का टुकड़ा, वो चाहिए उसे। तो वो जानबूझ के जो है ऐसे नीचे जमीन पे गिर जाती है भैं, तो कौवे को लगता है ओ माय गॉड, मतलब मर गई है लोमड़ी है, देखने आता है वो उसे। जैसे वो देखने आता है उसके मुंह से वो क्या है, वो चीज गिर जाता है, वो खा जाता है। तो यानी ये जो उसको उठा के यहाँ पे वॉल्पोने डाला गया है। ठीक है, तो ये वॉल्पोने एक दिन फॉक्स, पर यहाँ कहानी में फॉक्स नहीं है। जो कैरेक्टर है या जो जो वॉल्पोने फॉक्स रख रखा है इसमें, इसका सेम मतलब क्या है वो आगे हम क्वेश्चन में और डिस्कस करेंगे। यानी फॉक्स जैसी चालाकी, एक लोमड़ी जैसी चालाकी। तो यानी कोई एक ऐसा कैरेक्टर है इसमें जो इस तरह का है, जो इतना चालाक है। कहानी कॉमेडी भी है, सीरियस भी है। ठीक है, कॉमेडी और सीरियस दोनों का एक तरह का एमलगेशन है। इसमें काफी उल्लू बनाया जा रहा है अलग अलग को। एक यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, एक मेन अमीर है कोई, ठीक है, कैरेक्टर जब देखेंगे उसमें। और उसका जो एक चेला है, और वो गुरु और जो है यानी वो जो अमीर आदमी और उसके पास जो उसका असिस्टेंट है, ये दोनों मिलके बेवकूफ बना रहे हैं। और किसको बेवकूफ बना रहे हैं, उनके कुछ दोस्त वगैरह, एक लॉयर है इसमें। ठीक है, और भी एक और है जो कि एक बिजनेसमैन है। और ऐसे ऐसे दो तीन कैरेक्टर है, उनका बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या बेवकूफ बना रहे हैं कि वो एक्टिंग कर रहा है कि वो बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, उसकी हालत बहुत खराब है। और उसके पास अंत का क्या है, पैसा है, इतना पैसा है कि पूछो मत। तो ऐसा मोलस्का नाम का एक कैरेक्टर है, वो क्या कर रहा है, उनको वो दोनों मिलके ठान ली है क्या करें, दोनों मिलके गेम सेट करेंगे, काम करेंगे। उन्हें बोल देंगे, देखते हैं कौन किस किस का बिहेवियर कैसा है। और वो पक्का आएंगे, और मैं ये बोलूंगा कि वो जाने से पहले तुमको बड़ा याद कर रहे थे, कह रहे थे कि कुछ पैसा तुम्हारे नाम कर देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक दो ऐसे है। तो हर एक को इस तरह का लालच देंगे। तो फिर देखते हैं कहानी में क्या है। तो अब देखेंगे, बाकी बाकी भी आ रहे हैं भाई, कोई गिफ्ट लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। सबको पता है थोड़ा दो और बहुत सारा बटोर लो, इस तरह का सीन है। तो जो मालिक है इसमें, उसमें बहुत सारा पैसा है। फिर बीच में पता चलेगा सबको कि भाई नहीं, वो बीमार बीमार तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वो बीमार है। जब बीच में सबको पता चलता है कि वो बीमार नहीं है, तो फिर वो दोबारा एक्टिंग करेगा कि मैं मर गया, मैं सच में मर चुका हूँ। तो उसका असिस्टेंट फिर गेम खेलेगा, पर असिस्टेंट एक जगह ट्रिक कर जाएगा। वो ये कहता है कि मैं मर गया हूँ। ठीक है, जब मैं मर गया हूँ तो क्या होगा कि वो उसका मालिक कहता है सबको फैला दे कि मैं मर गया हूँ, और मैंने प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी है। असिस्टेंट बहुत चालू, असिस्टेंट के अंदर चालाकी आनी शुरू हो गई। वो ये बोलता बोलता फील करने लग गया कि सच में प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, मेरे नाम पे। फिर आगे तो है ना सस्पेंस, और मजा खराब ना हो तो कहानी देखेंगे। तो ये लिखा है बेन जॉनसन ने, बहुत अच्छा राइटर, बहुत ही हट की राइटिंग थी इसकी। बेन जॉनसन ड्यूअल में भी था, ड्यूअल मतलब होता है एक लड़ाई में, जेल में भी गया हुआ है राइटर ऐसा है। तो जेल में भी रुक के आया है, लड़ाई भी होगी थी इसकी। उसके बाद एक क्लर्जी था, और एक पढ़ा लिखा बंदा था काफी। तो इसीलिए इसके जो केसेस हैं, जो उसके ऊपर केसेस फाइल किए गए, वो सारे केसेस कहाँ, पहले जो लोग पढ़े लिखे होते थे ना, तो उनके केसेस जो है वो एक या रिलीजन के बेसिस पे केसेस जो है वो चर्च की तरफ मूव हो जाते थे। तो ऐसे में क्या है, उनको सजा नहीं मिलेगी, मौत वौत की इस तरह की सजा नहीं मिलेगी। और उनको सिर्फ ये बोला जाता था कि एक साल्म पढ़ो, यानी एक फ्रेज पढ़ो बाइबल का, उसके बाद तुम्हें छोड़ देंगे। छोड़ क्या देंगे, मतलब तुम्हारे पर कुछ चार्जेस लगा देंगे। तो ये भी जेम्स वन के टाइम का है, यानी कुछ टाइम का है जेकोबियन का। जेम्स वन 1603 में बैठ गया था एलिजाबेथ के बाद। तो जो जेकोबियन पीरियड की जो राइटिंग है वो जेम्स वन की राइटिंग है। ठीक है, और गन पाउडर जो प्लॉट है वो भी इसी टाइम पे था, जिसमें कि ये प्लान किया गया था कि जेम्स वन को मार दिया जाए। क्योंकि जेम्स वन प्रोटेस्टेंट
और प्रोटेस्टेंटिज्म को कैरी करवा रहा था। यानी चर्च में एक प्रोटेस्टेंट होते हैं, कैथोलिक होते हैं, तो प्रोटेस्टेंटिज्म यानी जो थोड़े आर्डेंट वाले होते हैं उन सब चीज को कैरी करवा रहा था। यानी अगर वो जेम्स वन रहेगा तो यानी प्रोटेस्टेंटिज्म जो है उसका रूल चलेगा। तो कैथोलिक्स ने प्लान करा कि इसको मरवा देते हैं, पर एंड में बात लीक हो गई, पता चल गया, तो जेम्स वन बच गया। तो ये 1603 में जेम्स वन बैठा, पूरा टाइम पीरियड जैकोबियन पीरियड है, और इस टाइम पीरियड में जो है शेक्सपियर भी मिलेगा। शेक्सपियर की राइटिंग 1603 एंड 4 में मैकबेथ, फिर सॉरी ओथेलो, फिर उसके बाद मैकबेथ, सब इसी टाइम पीरियड की राइटिंग है। तो शेक्सपियर का ऑरा इतना पावरफुल था कि बेन जॉनसन शेड में आ गया, शैडो में आ गया, लोगों ने तो नहीं, पर अच्छा राइटर एक नंबर का। जैसे तुम कुछ देखते हो तुम, बेन जॉनसन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1572 क्लर्जी मैन फ्रॉम द लंदन हैड ऑलरेडी डाइड। इसके जो फादर थे वो क्लर्जी मैन थे, यानी चर्च वर्च में। और उसके बाद जो फाइनली क्या है, ही बिकम ए ब्रिकलेयर, एक तरह का मिस्त्री भी बना। कौन? जॉर्डन अपना, सॉरी जॉर्डन नहीं, बेन जॉनसन अपना। उसके बाद बैक इन द लंदन आफ्टर दिस सर्विस एंड एज अ ड्रामेटिस्ट फॉर द chaotic, ही वेंट टू जेल फॉर राइटिंग ए कंट्रोवर्शियल प्ले। बहुत कंट्रोवर्शियल प्ले लिखी है इसने, सीधा यानी पॉइंट मारने का। जैसे कि तुम खुद ही देख लो, टाइटल क्या डाल रखा है, वोल्पो ने, और वोल्पो ने क्या है, फॉक्स, एक ताना कस रहा है ये। एंड आफ्टर हिज रिलीज ही किल्ड अनदर एक्टर इन ए ड्यूएल। जेल से आने के बाद किसी एक एक्टर को, क्योंकि ये एक्टर भी था और प्ले राइटर भी था, प्ले राइटर मीन्स ड्रामा, ड्रामेटिस्ट, ड्रामा लिखने वाले। तो आने के बाद, जेल से आने के बाद इसने फिर एक को टपका दिया, मार दिया। जॉनसन वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर, heavily satirized the English society and slowly climbing the social rank। समाज के ऊपर तर्क कसना ये इसका एक आम बात थी कि मतलब हाँ मुझे सेट्रिकल वर्क लिखना है। एक तो इसके बाद तुम पता होगा तुम्हें नियो क्लासिकल एज आया, जिसमें तुम्हें ड्राइडन, एलेक्जेंडर पोप, ये सब दिखे सेट्रिस्ट। पर उससे पहले अगर कोई सेट्रिकल वर्क लिखा था, समाज में अगर ताने कसता था, तो वो बेन जॉनसन था। एंड कहते ही कंटिन्यू टू हैव द क्वाल्म्स ऑफ द इंग्लिश अथॉरिटी, हमेशा इसके पंगे होते रहते इंग्लिश अथॉरिटी के साथ। और ये मास बहुत लिखता था। अब मास क्या होते हैं इसको समझते हैं। मास का मतलब होता है कोई एक ऐसी राइटिंग जो कि कोर्ट के, या फिर कोई गाने का, या कोई सेरेमनी, मैरिज वैरिज, इस तरह की कोई अगर राइटिंग लिखते हो तो उसे मास को बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कोर्ट के ऊपर तुमने कोई राइटिंग लिखी, कोर्ट के अंदर के दरबार के बारे में लिखा, ठीक है, उनके चीजों के बारे में लिखा। उसके बाद क्या है, तुमने कोई सेरेमनी लिखा, मैरिज सेरेमनी के ऊपर लिख रहे हो, कहीं पे कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, उसके बाद दैट्स व्हाट द मास। और इसके मास बहुत पावरफुल थे। उसके बाद कहते हैं कि एंड में इसको किंग्स जेम्स वन के अंडर ये पेंशन में चला गया। इसको जेम्स वन यानी जेम्स वन के साथ अच्छी बनने लगी। वो अलग बात है कि एक बारी गन पाउडर प्लॉट में इसका हाथ भी बताया गया, तो जेम्स वन ने इसे सजा भी सुनाई थी, पर फिर भी बच गया। फिर जेम्स वन का चहीता हो गया। एंड अनऑफिशियल ये पोएट लॉरेट भी था। तो अगर हम ऊपर बात करेंगे जॉनसन की, तो जॉनसन को हम अनऑफिशियल पोएट लॉरेट भी कहते हैं। पोएट लॉरेट का मतलब क्या हो गया, एक तरह से दरबारी राइटर, यानी मतलब राज्य में, यानी राजा के ऊपर बेस्ड राइटिंग लिखनी है, राजा के परमिशन, राजा जो बोल रहा है उस तरह से ना। कोर्ट पोएट जिसे कहते थे पहले, कोर्ट राइटर जिसे बोलते थे वो, पर अनऑफिशियल था। ऐसा नहीं था ऑफिशियल के भाई सब जगह डिक्लेयर कर रखा, पर हाँ ये जेम्स वन के उस पे ही लिखता था। जॉनसन बहुत अच्छा दोस्त था किसका, शेक्सपियर का। इसीलिए उसने शेक्सपियर के लिए एक लाइन बोली थी, द शेक्सपियर इज फॉर ऑल टाइम्स। हमेशा के लिए शेक्सपियर है, शेक्सपियर की राइटिंग हमेशा के लिए है। और तुम्हें पता होगा वो एक टाइम पीरियड ऐसा था जैकोबियन फेज के, उस प्रोटेस्टेंटिज्म था, तो तुम अपनी राइटिंग को वैसे भी पब्लिश नहीं कर सकते। अगर तुम इस तरह की राइटिंग लिख रहे हो और सेट्रिकल वर्क लिख रहे हो, तो इस तरह की राइटिंग वैसे अलाउड नहीं थी। यही वजह थी कि शेक्सपियर की राइटिंग, ड्रामा तुम परफॉर्म कर सकते हो, दिखा सकते हो, पर पब्लिश नहीं कर सकते। पर शेक्सपियर की राइटिंग बाद में जाके फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुई है ना, वो देखा होगा तुमने, उसके दोस्तों ने पब्लिश करवाया वर्क को। तो कह रहे अनऑफिशियल पोएट लॉरेट था जॉनसन का, बेन जॉनसन, और ये दोनों सेम टाइम पीरियड में। शेक्सपियर के बारे में क्या बोला, द शेक्सपियर इज फॉर ऑल टाइम, इंपॉर्टेंट। टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ, ठीक है, बेन जॉनसन से दो बहुत इंस्पायर थे जो आगे जाके बहुत अच्छे राइटर भी बने हमारे पास। वो कौन है, थॉमस कैरियो एंड द रॉबर्ट हैरिक, ठीक है। ये दोनों जॉनसन की राइटिंग स्टाइल से बहुत इंप्रेस हुए, इसीलिए इनको बोला जाता है सन्स ऑफ बेन। ये बेन के बेटे बोले जाते हैं, उसी के स्टाइल से लिखते थे, उसी के ऑर्डर, उसी के डिक्टम उसको फॉलो करते थे, सन्स ऑफ बेन। ठीक है, कौन है, थॉमस कैरियो और रॉबर्ट हैरिक।
द सन्स ऑफ बेन। जॉनसन ने 1637 यानी डेथ होगी तब तक लिखा। तो यहाँ हम देखते हैं सोशल सेट्रिकल वर्क जॉनसन ने लिखा, और उसके बाद मास्क बहुत लिखता था, जेम्स वन और गन पाउडर प्लॉट, इन सबसे किस तरह से कनेक्टेड था। अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं तो वॉलपोन को परफॉर्म किया गया 1606 में, 3 years आफ्टर किंग्स जेम्स वन एज्यूम द थ्रोन। 1603 में जेम्स वन गद्दी पे बैठा, और ठीक 3 साल के बाद जो है वॉलपोन जो है उसको लिखा गया। ऐसा माना गया था कि जॉनसन जो है वो गन पाउडर प्लॉट में इसका हाथ है, जो कि 1605 का था। जॉनसन wrote at a time of the new capitalist oriented order seemed to be developing, in which the English viewed the Italy as a money obsessed and the morally corrupted. जॉनसन उस समय लिखता था जब न्यू कैपिटलिस्टिक ओरिएंटेड ऑर्डर सीम टू बाय डेवलपिंग, जिस समय एक नया वर्ग जो है वो ब्रिटेन में आ रहा था, वो है कैपिटलिस्टिक ओरिएंटेड यानी पूंजीवाद सत्ता के लोग। और वो लोग किस तरह से करप्ट थे, वो किस तरह से मनी ऑब्जेक्ट्स थे, सिर्फ उनका पैसे पे नजर होती थी, इन सब के ऊपर सेट्रायर और सेट्रिकल वर्क लिखा किसने, जॉनसन ने। At this point in his career, Johnson was the fierce competition with his competitor, and he also uses the play's prologue to make fun of the playwright थॉमस डेकर के ऊपर और जॉन मार्स्टन के ऊपर। इसने कई सारे ऐसे वर्क भी लिखे जो कि उनका मजाक बनाया। और तुम देख रहे हो ये सब किसका है, अगर मैं बोलूं तो ये प्रीकर्सर है कौन से फेज का, ऑफ क्लासिकल राइटिंग और द एज ऑफ सटायर। एज ऑफ सटायर के ये सब क्या है, प्रिकर्सर है, क्योंकि इसके बाद हम सब अच्छी तरह से जानते हैं जब न्यू क्लासिकल फेज की शुरुआत हुई, जहां पे सेट्रिकल वर्क लिखा जाने लगा, वहां पे ड्राइडन आया। और ड्राइडन की सबसे बेहतर राइटिंग जिसने की फन और साथ साथ एक बहुत ही आर पार का सटायर था, वो कौन सा था, मैकफ्लेक्नो। मैकफ्लेक्नो एक सेट्रिकल वर्क है ड्राइडन का। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर पोप आया जिसने कि सिर्फ सटायर्स लिखे हैं, ताना कसना। पर उससे पहले बेन जॉनसन इस तरह के एजेंडा को कैरी ऑन कर रहा था। तो प्रीकर्सर है किसका, ऑफ दैट नियो क्लासिकल और द एज ऑफ सटायर। कुछ अदर बुक्स के बारे में बता रहे हैं, जो कैरेक्टर्स के जो नाम है वो एनिमल नेम से कनेक्टेड है, जो कि बीस्ट के ऊपर फेबल एक जो है छोटे बच्चों की कहानी है, ये सब में जो है वो फेबल, ये सब के फेबल से ली गई है, ठीक है। तो एसप की राइटिंग है इसमें, ठीक है, एसप के फेबल है। अब जब एसप के फेबल जिसमें कि फॉक्स को दिखाया गया कि उसने एक डेड, वही वाली जो मैं स्टार्टिंग में बताया किस तरह से वो मरने की एक्टिंग करता है, फिर कौवा आता है उसके पास, इस तरह का। अब एसप जो हम समझते हैं ग्रीक राइटर है, ठीक है, ग्रीक या तो ग्रीस का राइटर, किस टाइम का था, 6th सेंचुरी का, जिसकी काफी राइटिंग एनिमल बेस्ड राइटिंग थी। जैसे कि हम अपने कल्चर में भी पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं तो कौन सा पढ़ते हैं हम, पंचतंत्र की कहानी, कछुए और खरगोश के ना पंचतंत्र, जिसको विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र, ठीक है। तो पंचतंत्र की कहानियां भी कुछ ऐसी है, जातक कहानियां बुद्ध की, ठीक है, वो भी ऐसी कहानी है जिसमें कि जानवर बोलते हैं। तो ऐसी ऐसे फेबल लिखता था, उसी फेबल में एक फॉक्स का कुछ ऐसा है, उस फॉक्स का नाम क्या था, वोल्पोने। तो वहां से नाम आया इसका। इसके बाद जॉनसन ऑल्सो ड्रॉ ऑन द इटालियन कॉमेडिया दैट्स कॉल्ड द दिलार्ती, व्हिच इज अ फॉर्म ऑफ द कॉमेडिक ड्रामा। यहाँ से भी आइडिया लिए, एक इटालियन ड्रामा है जिसका नाम है दिलार्ती, यहाँ से भी कुछ आइडिया लिया और फिर यहाँ पे बेन जॉनसन ने इस चीज को लिखा है। लाइक इन द कॉमेडिया दिलार्ती, मास्क आर ऑफन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वॉल्पोने टू एम्फसाइज एनिमल नेचर इन द प्ले कैरेक्टर। तो प्ले कैरेक्टर के अंदर जो एनिमल वाला जो नेचर है वो डालना शुरू करा। जब एंड में पूरा पढ़ लेंगे हम इसे, फिर मैं पूछूंगा तुम्हारे हिसाब से कौन था इस कहानी में वॉल्पोने, तुम्हें कौन लग रहा है कौन हो सकता है। The Volpone has been performed and adapted in numerous times, including with a changed ending in the Mosca received the Volpone's death. एंड में इसको इतनी बड़ी रिवाइज करा गया, इतनी बड़ी इस ड्रामा को दिखाया गया, और कुछ लोगों को एंडिंग पसंद नहीं आई तो उन्होंने एंडिंग चेंज करके दिखाई, जहां पे एंडिंग में उन्होंने ये दिखाया कि मॉस्का रिसीव की सारी प्रॉपर्टी मॉस्का के नाम हो जाती है और वोल्पोने की जो है वो डेथ हो जाएगी इसमें, ठीक है, वोल्फ होने की डेथ हो जाएगी और सारी प्रॉपर्टी किसके नाम हो जाएगी, मॉस्का के नाम। ये कुछ की फैक्ट्स हैं। इस की फैक्ट्स में तुम ये साफ देख रहे हो कि जो वोल्फोने और द फॉक्स, ठीक है, दोनों इसका मतलब है, ठीक है, दोनों नेम से। अगर जिस तरह के यूजीसी नेट का पेपर देते हो इंग्लिश का, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है तुम्हें पहचानने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि कैरेक्टर का नाम इसमें क्या है, वोल्फोने, ठीक है। और फॉक्स इन्होंने खुद ही उसमें दे रखा है, फॉक्स यानी वो लोमड़ी से, और ये किससे दिया गया, इस सब के फेबल से,
ठीक है, जो वोल्पोने है वो वोल्पोने है, यानी वोल्पोने जो कैरेक्टर है वो ही इसमें लोमड़ी, वही चाल चल रहा है, और उसका जो चेला है वो क्या है, मूस्का। ठीक है, रिटर्न कब लिखी गई है, 1606 में लिखी गई है लंदन। उसके बाद क्या है, क्वार्टो यानी 44 उसमें लिखी गई है। 1616 में फाइनली से पब्लिशिंग उसमें डाला गया था, क्योंकि 1607 में, क्योंकि एकदम से पब्लिश नहीं किया गया था, मैंने बताया वजह क्या थी, प्रोटेस्टेंटिज्म, और इतना ज्यादा अलाउड नहीं था कि तुम होमोसेंट्रिक की कोई भी राइटिंग जो है एकदम से उठा के रख सकते हो। माना कि हम थियोसेंट्रिसिज्म से होमोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू पे शिफ्ट हो रहे थे, पर फिर भी कई सारी अड़चने थी, इतना जल्दी नहीं था कि तुम इतना फ्लूइड नेचर से किसी भी चीज को लाके एकदम से रख सकते हैं। 1616 में इसे वर्क में डाला गया, पहले क्वार्टो में था, क्वार्टरेंस में था, 4/4 के फॉर्मेट में। इंग्लिश रेनेसा का एक परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि राइटिंग में कॉमेडी है। ठीक है, और इससे पहले थियोसेंट्रिक राइटिंग थी, और थियोसेंट्रिक क्या होता है, गॉड सेंट्रिक राइटिंग। उसमें तुम्हें मॉरल राइटिंग लिखनी है, मॉरल बेस, जो भी तुम लिख रहे हो उसको, उससे कुछ क्या सीख मिलती है, ये सब बताना पड़ेगा। ठीक है, और बिब्लिकल स्टोरीज होनी चाहिए, पर ये ऐसी कहानी है जिसमें कि तुम्हें कॉमेडी है ना, वो शुरुआत में हंसी आएगी, एंड में पर ट्रेजेडी भी मिक्स है इसमें। ठीक है, सब कुछ का एक तरह का मिक्सचर है, तो जो कि हमें दिखाती है कि ह्यूमन के क्या क्या इमोशंस है, ह्यूमन के क्या क्या फीलिंग, जो भी राइटिंग जो है वो होमोसेंट्रिसिज्म पे बेस्ड हो, वही क्या है, वही नटशेल है, वही कोर चीज है, किस चीज का, रेनेसा का। रेनेसा का मतलब ही होता है द रिवाइवल और द रीबर्थ, और रिवाइवल किस चीज से, कि अब हम मॉरल बेस्ड प्ले से हट के अब किस पे आ गए हैं, होमोसेंट्रिक राइटिंग पे आ गए, ह्यूमन बेस्ड राइटिंग पे आ गए। ठीक है, जहाँ पे हम ह्यूमन की कोई भी फीलिंग, इन सब चीजों को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे देखा जैसे कि चौसर की द कैंटरबरी टेल्स, उसमें भी इस तरह की थोड़ी बहुत हंसी वसी खूब निकलती है उसमें। उसमें भी कहीं ना कहीं वो मुर्गी बुर्गियों की कहानियां भी है। ठीक है, इसी तरह की ये भी जो राइटिंग है बड़ी, इसमें भी होमोसेंट्रिसिज्म साफ देखने को मिल रही है, कि यानी हाँ, ह्यूमन ह्यूमन के लिए लिख रहा है, कोई भी लेसन, कोई भी मॉरल लेसन नहीं सिखाया जा रहा, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस तरह का कुछ नहीं है, मेजर इशू नहीं है, बस हम एंजॉय करने के लिए पढ़ रहे हैं। दिस एंजॉय इज कॉल्ड द, दिस एंजॉय इज कॉल्ड द रेनेसा, यही एंजॉयमेंट जो है, ह्यूमन फीलिंग जो है, दिस इज कॉल्ड द रेनेसा। तो रेनेसा में एक तरफ जहाँ शेक्सपियर एक साइड एक पोल पे है, तो दूसरी साइड हमारी तरफ बेन जॉनसन है। कॉमेडी स्टाइल है, इटली पे बेस्ड है, वो सीन उठा रखा है। वॉलपोन व्यूज ऑफ द रिवील्ड इन द कोर्ट, वॉलपोन अपने बारे में कोर्ट में बताएगा एंड में, वॉलपोन और जो मॉस्का है यही इसमें विलन है, सबका बेवकूफ बना रहे हैं। एक्स्ट्रा क्रेडिट की अगर बात करते हैं इस वर्क को, तो वॉलपोन को पब्लिश करा गया 1607 में क्वार्टो में, छोटे से पाम्पलेट में, छोटे छोटे पेजेस उसमें डाल के। जैसे कि पाम्पलेट क्या होता है, जैसे कि जिसमें वो आते रहते ना, एड वगैरह जो आते रहते हैं कि फ्रिज ले लो, ये ले लो, इतना ऑफर, वो दिस वाज द पैम्फलेट। फिर मॉडर्न टेक्स्ट आर द प्राइमरली बेस्ड ऑन द वर्जन ऑफ द जॉनसन पब्लिश 1616 के में बुक को टाइटल किया गया वॉल्पो ने। इट माइट सीम द स्टैंडर्ड टुडे फॉर द प्ले टू बी पब्लिश्ड एज अ लिटरेचर, बट इन द जॉनसन के टाइम पे इट वाज एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल। इतना नहीं इजी होता था कि तुम किसी प्ले को इस तरह से रख के निकाल दोगे। देखो साफ इसमें बताया गया है कि शेक्सपियर फॉर एग्जांपल पब्लिश नन ऑफ हिज प्ले ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, पर जॉनसन ट्राइड टू क्लेम द लिटरेरी स्टेटस अबव विद दिस कंटेम्परेरी बाय एस्टैब्लिशिंग हिमसेल्फ एज अ प्रोफेशनल राइटर। कि जॉनसन पूरा ट्राई कर रहा था कि अपने आप को वो रखे, पर शेक्सपियर ने कुछ नहीं मन बना रखा था कि वो अपनी राइटिंग को पब्लिश करवाएगा। उसका तो सिर्फ ये था कि ड्रामा दिखाया और बस, ठीक है, खत्म काम। एक्टर और ड्रामेटिस्ट दोनों था वो, पर यहाँ पे बेन जॉनसन एक प्रोफेशनल राइटर बनना चाहता था। नेकवर्स की जब हम बात करते हैं, अब ये नेकवर्स क्या है, नेकवर्स का मतलब ये होता है कि इसमें साल्म 51 आता है। देखो साल्म 51, यानी जब तुम्हारे ऊपर कोई सेंटेंस, यानी ड्यूअल में, यानी तुम ड्यूअल मीन्स लड़ाई, लड़ाई में अगर तुम फंस गए हो और उसके बाद तुम्हारे कोई कार्रवाई चल रही है, तो तुम बच सकते हो, क्योंकि तुम बोल सकते हो कि हम पढ़े लिखे हैं, या फिर मैं क्लर्जी मैन हूँ, या चर्च का मेंबर हूँ मैं, जो मुझे छोड़ देंगे। कहते फिर बाइबल का साल नंबर 51 पढ़वाते थे, उसको पढ़ के दिखा दो, जो उसे पढ़ देता था तो उसको मौत वक्त की सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, वो बच गया। तो यहाँ पे बता रहे जॉनसन माइट हैव बीन एग्जीक्यूटेड एज अ यंग मैन इफ नॉट फॉर द लीगल लूप होल बट द बेनिफिट ऑफ द क्लर्जी। क्लर्जी के बेनिफिट का इसने बहुत फायदा उठाया क्लर्जी मैन का, यानी एक तरह का चर्च में जो पोजीशन होती है, विच अलाउड द डिफेंडेंट टू बी ट्राइड इन द रिलीजियस इंस्टेड ऑफ द सेक्युलर कोर्ट। इसीलिए सेक्युलर कोर्ट में जो इसके केसेस नहीं एक तरह से चला करते थे, यानी सेक्युलर कोर्ट का मतलब है
आम कोर्ट में इसके केस नहीं चलते थे, जो पब्लिक यानी सिविल कोर्ट होता है। इसका कहाँ पे केस चलता था? रिलीजियस कोर्ट में। ठीक है, तो रिलीजियस कोर्ट में इसके केसेस चला करते थे, और रिलीजियस कोर्ट में बचने का बहुत आसान था कि तुम्हें अपनी प्लेड गिल्टी जो है तुम वो मान लो, और यही बेनिफिट होता था जो क्लर्जी का जो ये पूरा उठाता था। एंड रिसीव दिस बेनिफिट, तुम्हें एक चीज सुनानी पड़ेगी, रिसाइटेशन ऑफ बाइबल के वर्स को लैटिन में सुनाना पड़ेगा। ठीक है, और वो साल नंबर 51 सुना दो, और वो इसको आता था, इसी को नेक वर्स बोलते हैं, अपनी गर्दन बचाने का एक तरीका। ठीक है, यही वर्स कहलाता था नेक वर्स बाइबल का, जिसका इस्तेमाल ही करता था, और ये फटाफट ये सुना देता था, तो इसका केस रिलीजियस कोर्ट में पहुंच जाता था, और वहां इसके ऊपर कोई केस ही नहीं बनता था, छोटा मोटा बन गया, निपटा लेता था वो। अब वोल्प होने का प्रोलॉग, कहते हैं प्रोलॉग क्या होता है? जो स्टार्टिंग में बोली जाती है, स्टार्टिंग में होता है प्रीफेस एंड द प्रोलॉग। स्टार्टिंग में एक तरह का मूड सेट किया जाता है, और क्या लिखने वाले हैं किस तरह का, तो ये क्वेस्ट को जनरेट करती है रीडर की। प्रोलॉग, अनडिजाइनेटेड स्पीकर, एक ऐसा स्पीकर रखा है जो बोल रहा है किसके बिहाफ पे? बेन जॉनसन के। हु ओपन विद द होप ऑफ द लक एंड द विट मेक द प्ले अ हिट। इसे बोला लक और विट यानी एक्सीलेंस ऑफ यूजिंग द नॉलेज, यही एक ऐसी चीज है जो किसी प्ले को हिट बनाती है। द प्ले फिट द फैशनेबल टेस्ट ऑफ द ऑडियंस, कि प्ले ऐसा होना चाहिए जो ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से हो। द स्पीकर देन एक्सप्लेन द एम ऑफ द प्ले राइट हैज बीन मिक्स प्रॉफिट विद योर प्लेजर। तो ये जानता था जॉनसन कि प्रॉफिट भी हो और प्लेजर भी हो, तब प्ले में मजा है। प्रॉफिट भी हो और साथ ही साथ प्लेजर, मजा भी आए उसमें। मीनिंग राइट अ प्ले दैट अम्यूजेस एंड प्लीजेस द ऑडियंस व्हाइल टीचिंग इज अ मीनिंगफुल लेसन, कि लेसन को भी सिखा जाए और प्रॉफिट भी जनरेट कर दे, इस तरह से। तो प्ले का जो गोल है वो तो टीचिंग अ मॉरल लेसन। वैसे कोई भी प्ले जो होता है वो कुछ सीख देने के लिए ही लिखी जाती है, पर फिर भी उसमें तुम्हें प्लेजर भी मिक्स करना आना चाहिए। ऑल ही राइट्स इज रेलिंग। देखो उसके बाद स्पीकर ने यहाँ पे बोला है, the envious critic of the playwright who have said things like all he write is railing, meaning that all the Johnson write are the personal insult or ridiculed him for taking so long to produce the plays. तो यहाँ पे बात रखी गई है कि एनवियस क्रिटिक, कुछ ऐसे क्रिटिक थे जो जलते थे जैसे जॉनसन से, और वो कहते थे हु हैव सेड, जिन्होंने बोला था थिंग्स लाइक ऑल ही राइट इज रेलिंग, कोई भी चीज वो लिखता है सिर्फ वो लिख रहा है, किसी को ताने कसने के लिए वो लिखता था, रियल राइटिंग उसकी नहीं होती थी। इस इस तरह से करके वो जो है जॉनसन के बारे में जो क्रिटिक थे, जो उससे जलते थे, वो यही बात बोलते थे। और ridiculed him for taking so long to produce a plays, और इतना टाइम लेता है ये एक प्ले को लिखने के लिए, और ऊपर से लिखता भी क्या है? किसी को ताने कसने के लिए, तो इसको असली राइटिंग की नॉलेज नहीं है। द एक्टर डिलीवरिंग द प्रोलॉग, ये एक्टर बता रहा है प्रोलॉग में मतलब क्या है, अब शुरू होने वाली है क्या वॉल्पोन ने, पर उससे पहले क्या हो रहा है, जो एक अननोन एक्टर है, एक अननोन स्पीकर है, जो आके बता रहा है बेन जॉनसन के बिहाफ पे कि भाई बेन जॉनसन ये है, उसके बारे में मार्केट में ये बातें, हर कोई कहता है कि वो जो है सिर्फ रेलिंग कर रहा है, चीजों को लिख रहा है, पेल रहा है, अपने दुश्मनों के ऊपर पॉइंट मारने के लिए लिखता है, और इसके बस की नहीं है, जो भी चीज लिखता है उसमें कई महीने और साल लगा देता है। द एक्टर डिलीवरिंग द प्रोलॉग कंटिन्यू जॉनसन रिस्पॉन्स टू अदर प्ले राइट, अब जॉनसन की तरफ से वो बोल रहा है, सेइंग दैट दिस प्ले, अब वो बोल रहा है पर ये जो प्ले है जिसको तुम सुनने वाले हो, वॉल्पोने was written single handedly by Johnson in only 5 weeks, 5 हफ्ते में लिख दी है इसने, और खुद ही। द स्पीकर assures that the play's content is excellent, स्पीकर ये भी बोलता है ये जो प्ले का कंटेंट है बहुत एक्सलेंट है, और न्यूमरस एग्जांपल इसमें यूज करेंगे इंक्लूडिंग द ब्रोकन एग्स, टूटे हुए अंडों का भी एग्जांपल यूज किया था, क्वैकिंग कस्टर्ड, क्वैकिंग कस्टर्ड का मतलब मूर्ख लोग, उनका भी। तो यानी उसने ये बोला है कि दैट गिविंग द न्यूमरस एग्जांपल ऑफ द बैड थिंग्स नॉट इंक्लूडेड इन द प्ले, उसने ये बोला है कि सॉरी, उसने ये बोला है कि उसने कई सारे एग्जांपल्स दिए पर बैड थिंग्स को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, गलत बोल दिया मैंने, कि बैड थिंग्स को उसने जो है वो इंक्लूड नहीं किया, यानी जैसे कि ब्रोकन एग्स, टूटे हुए अंडे का इस्तेमाल नहीं किया, क्वैकिंग कस्टर्ड, कोई बेवकूफ, यानी कोई ताने कसने की कोई वो नहीं थी ये सिर्फ राइटिंग बिल्कुल हुनर से लिखी गई है, और उसने पूरे दिल से लिखी है, और अपने उससे, और सिर्फ कितने में लिख दी? 5 वीक में। द स्पीकर क्लेम दैट द जॉनसन डजंट यूज द ट्रिक्स और द टायर्ड जोक्स टू फिल गैप, उसने फिलर्स का इस्तेमाल नहीं किया है, जबरदस्ती बुक को मोटी नहीं करी, कहानी को मोटी नहीं करी, कोई जोक्स ऐसे नहीं जो जबरदस्ती लगाए गए हो, और विद इन स्टोरी दैट इंस्टेड जॉनसन मेक द जोक्स
दैट फिट विद इन स्टोरी। जो भी जोक्स इसमें यूज हुए हैं वो कहानी में बिल्कुल फिट होते हैं। एंड ही प्रेजेंट द क्विक कॉमेडी, और फटाफट वाली कॉमेडी दिखाई है एक झट में। दैट ही ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ द टाइम प्लेस एंड एक्शन, है ना, टाइम प्लेस एंड एक्शन। इसको क्या बोलते हैं, थ्री यूनिटीज। शेक्सपियर इसमें इतना ट्रेन नहीं था, कहते हैं शेक्सपियर जो है वो थ्री यूनिटीज को एक तरह से अच्छी तरह से फिट नहीं कर पा रहा था, और वो फिर भी उसके प्ले इतने आसमा, इतने ड्रामा उसके इतने फेमस थे, पर उसको हैंडल नहीं करना आता था टाइम प्लेस एंड एक्शन, यानी किस समय तुम्हें जोक को क्रैक करना है, किस टाइम करना है, और कौन सा एक्शन वाला सेंटेंस कैसे यूज करना है। पर बेन जॉनसन गिफ्टेड था, वो टाइम प्लेस एक्शन यानी थ्री यूनिटीज में गिफ्टेड था, उसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना आता था। विट इन प्रिपेयरिंग, और इसके पास एक्सेलेंस थी नॉलेज को यूज करने के लिए। स्पीकर बोल रहा है बेन जॉनसन के बिहाफ पे। द प्ले राइट होप्स द ऑडियंस चीक्स एंड सो रेड विद द लाफ्टर बाय द एंड ऑफ द प्ले। कह रहा है गारंटी है कि इसको पढ़ने के बाद तुम्हारे गाल लाल हो जाएंगे और टमाटर की तरह, और तुम बिल्कुल फ्रेश लगोगे एक हफ्ते के बाद, ठीक है। तो ये दिस इज द प्रोलॉग। प्रोलॉग में ये बता दिया गया है कि किस तरह की चीज है, और प्रोलॉग हमें पता है कि पहले से माइंड सेटअप के लिए यूज किया जाता है, क्वेस्ट जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है कि भाई भूख पैदा कर दी गई है रीडर के अंदर, और एक तरह से फ्रेम कर देते हैं अपनी राइटिंग को, भाई किस तरह से हम लेके आएंगे। और ये एक तरह का प्रीकर्सर जो मैं यूज करता हूँ, है ना, प्रीकर्सर वे है जहाँ पे राइटर अपने फ्लो को मैनेज करने के लिए एक स्टार्टिंग का एक पॉइंट लेगा, जहां से वो अपने ग्राफ को राइजिंग एक्शन पे लेके जाएगा। देखो ये होता है राइजिंग एक्शन, कहानी बिल्कुल ऊपर 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 चढ़ती जाएगी, दिस इज कॉल्ड द राइजिंग एक्शन। एक कहानी हर बारी ऊपर उठेगी, तुम्हें लगेगा, फिर एक टाइम पे जाके तुम्हें लगेगा यही सीन चलती जा रही है, अब नॉट्स बनने बहुत लग जाएगी, बहुत गांठ बननी शुरू हो जाएगी, तुम्हें चीजें समझ नहीं आएगी, फिर वो जाके फॉलिंग एक्शन की तरफ लेके आएगा। अगर राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन, यहाँ लिख दू, राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन दोनों सेम हो जाए तो हम बोलते हैं दिस द बेस्ट राइटिंग सोल्यूशन, मिल गया है ना, दिस कॉमेडी। एंड में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। कॉमेडी का मतलब ये नहीं है कि हम 7 है, हम 8 है, या फिर एंड में खुशी वाला पूरा माहौल, हाँ सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। राइजिंग एक्शन ग्राफ में फॉलिंग एक्शन दोनों जो है वो मैनेज हो गए, हम बोल सकते हैं हाँ। और पोएटिक जस्टिस भी तुम्हारा मिल गया। पोएटिक जस्टिस भी याद रखना, पोएटिक जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ। इंसाफ का मतलब क्या है, जो रीडर लेके बैठा होता है कि हाँ इसके साथ ये सीन होना चाहिए, अगर पोएटिक जस्टिस हो गई तो हम बोल सकते हैं दिस इज द कॉमेडी। एंड तुम ये बोल सकते हो हियर द राइजिंग एक्शन एंड द फॉलिंग एक्शन दोनों क्या है वो इक्विलिब्रियम फेज में है, दिस द बेस्ट राइटिंग। और हम पता है ये किसका क्या पढ़ रहे हैं, दिस कॉमेडी, तो यानी राइजिंग एक्शन फॉलिंग एक्शन सेम होने वाले हैं। एवरी नॉट जो है वो सॉर्टेड होने वाला है, सब नॉट खुलेंगे। अब शुरू करते हैं। देखो यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, और हमारे पास जो है यहाँ पे वॉलपोन है ना, वॉलपोन द सेंट्रल कैरेक्टर और द सेंट्रल, जिसके नाम पे पूरा ये जो है वो ड्रामा और प्ले का नाम इसी के ऊपर रखा गया है। वॉलपोने दिखाया गया है जो कि बूढ़ा है। स्टार्टिंग में हमें वॉलपोने दिखाया जाएगा, एक कैरेक्टर का नाम ही वॉलपोने है, तो यानी चालाक होगा, इतना तो पता होता है रीडर को कि भाई कैरेक्टर पूरे कवर पेज पे इसका नाम है, तो यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है दिक्कत। एक वेल्दी मैन है, बूढ़ा भी है, विदाउट चिल्ड्रन, बच्चे नहीं है, तो वॉलपोने फुल अकेला है और बहुत सारा पैसा है। विद मॉस्का, और मॉस्का दिखाया गया है, मॉस्का, ठीक है। मॉस्का क्या है, पैरासाइट बोल रखा है। पैरासाइट क्या होते हैं, एक तरह के जो तुम्हारे खून चूस चूस के जिंदा रहते हैं, तो मॉस्का चिपका हुआ है साथ में, और दोनों अच्छा टाइम पास कर रहे हैं बिल्कुल, है ना। और क्या करे, अब यही टाइम है बिल्कुल बेस्ट, तो बिल्कुल मॉस्का तैयार है हर चीज, हर उस लम्हे उसके साथ जीने के लिए। which means the hanger on the low bond servant or the follower living of a wealthier person। जो कोई बहुत ही अमीर होता है ना, वो हमेशा एक रखता ही है अपने पास, बच्चे बच्चे है नहीं, इसका मतलब बीवी है नहीं, तो क्या करे, उसके साथ ही बैठे बैठे जाम वाम लगाता होगा और टाइम पास करता होगा, क्योंकि इस तरह का कैरेक्टर वॉल्पोने। तो यानी वॉल्पोने और मॉस्का का यहाँ पे बॉन्ड अच्छा देखने को वैसे ही मिल जाएगा। अगर कैरेक्टर रियल सोसाइटी में कुछ इस तरह का है और मॉस्का इस तरह, तो खुद सोचो वो क्या होंगे, वो बिल्कुल कनेक्टेड होंगे, रोज बात करते होंगे वो। वॉल्पोने स्टेज इज एन इलेबोरेट स्कैम, वो कहता है चलो स्कैम करते हैं ना, बेवकूफ बनाते हैं। वॉल्पोने प्रिटेंड्स टू बी डेथली इल, कह रहा है मैं बीमार हो जाऊंगा, ठीक है, ऐसा बीमार जो कि मौत कभी भी हो सकती है जैसे, एंड इज लीडिंग several people on to believe that they will be named his here,
और वो बोलना एंड सेवरल पीपल ऑन टू बिलीव दैट दे विल बी द नेम्ड हियर, और सबके दिमाग में ये नहीं आएगा, सबको पता है वोल्पोने जिसके पास इतना पैसा है वो मर जाएगा तो उसके बाद मरने की दिक्कत नहीं है, इतनी सारी प्रॉपर्टी किसके नाम जाएगी, सबके दिमाग में तो यही आएगा। चीफ अमंग देम, अब मॉस्का को उसने बोल दिया है, मॉस्का इसका फुल चमचा, उसको बोला है बेवकूफ बनाते हैं, और सबके दिमाग में ये चीज है ही, निकाल भी लेते हैं दिमाग में से भाई है क्या, क्या सोचते क्या है। उसने मॉस्का को बोला फैला दे बात कि मैं बीमार हूँ और मैं मरने वाला हूँ, और कुछ लोगों को जिसपे तेरे को शक है उन लोगों को कहते जो मेरी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उन लोगों को फैला दे कि मैं कुछ पार्ट उनके नाम करना चाहता हूँ, मैं उनको आखिरी दिनों में याद कर रहा हूँ। चीफ अमंग देम इज दी वोल्टोर, वोल्टोर जो कि एक लॉयर है, उसका नाम मॉस्का ने फैलाया भाई वोल्टोर में तुझे याद कर रहे थे वो आखिरी टाइम पे, वो लॉयर था। और कोर्बैशियो, कोर्बैशियो इवन ओल्डर एंड सिकर मैन, उससे भी ज्यादा बूढ़ा था, यानी वॉल्पोने से ज्यादा बूढ़ा था, पर इंटरेस्ट पूरा था इसका पैसों में, है ना, आज पता नहीं आज रहूं या कल रहूं पर नहीं पैसा चाहिए। और इतना हरामी कैरेक्टर है ये भी, इस तरह का कैरेक्टर इसका बेटा भी है इसमें, और बेटे को भी साइड कर रहा है, इसको टिरका देते हैं साइड करते हैं बेटे को भी, पता नहीं क्या करेगा इतने पैसों को, पर इसको पैसा चाहिए, इसको किसी भी सूरत में पैसा चाहिए। और कॉर्विनो एक मर्चेंट, ये बिजनेसमैन, तो तीन है हमारे पास जिसका उल्लू कटने वाला है तीनों में, वोल्टोर और दो सी से नाम है कॉर्बैशियो, और यही हो जाएगा इनके साथ, और कॉर्विनो। तो वोल्टोर, कॉर्बैशियो और कॉर्विनो, जहां पे वोल्टोर जो है वो लॉयर है, कॉर्बैशियो जो है नाम में बैशियो बैशियो है ना, तो यानी ये बूढ़ा है, ठीक है, और कॉर्विनो जो है वो हमारे पास मर्चेंट है। तो एक लॉयर, एक बूढ़ा यानी बूढ़ा, और तीसरा कौन है, मर्चेंट व्यापारी। मॉस्का कन्विंसेस ईच मैन दैट ही इज द फ्रंट रनर टू बी द नेम्ड हियर, मॉस्का हर एक को बोलता है नहीं तू, तेरे को याद किया तू बनेगा, तेरे को मिलेगा, ठीक है। इसको कॉर्बैशियो को भी जाके ये चिपका दिया, आपको याद कर रहे थे ना दादाजी आप बन सकते हो कुछ, कह रहे थे कि तेरे नाम आपके नाम करना चाहते हैं, कॉर्बिनो को भी यही जाके बोल दिया आप हो असली, है ना, आपके बारे में, तीनों को अपने अलग अलग दुनिया दिख रही है, तीनों को लग रहा है हाँ मेरे को कुछ मिलेगा, इसको लग रहा है मेरे को कुछ मिलेगा, इसको लगेगा मेरे को कुछ मिलेगा। तीनों पहुंच रहे वोल्पोन के पास गिफ्ट और गोल्ड लेके, ठीक है, कोई गिफ्ट लेके आए क्योंकि गोल्ड को कि थोड़ा दो और बहुत सारा प्रॉफिट कमा लो, एंड रिमेन ऑन हिज गुड साइड, अरे मैं भी इनको इतना ही पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं दिल से, है ना, ऐसी सी बातें लेके आ रहे हैं। एंड आफ्टर फूलिंग ईच मैन एंड इवन गेटिंग द कोर्बैशियो टू डिसइनहेरिट हिज सन, कोर्बैशियो को ये भी लालच दे दिया इसने, कोर्बैशियो को, एक मिनट, ठीक है, और यहाँ तक कि ये भी दे दिया कि डिसइनहेरिट हिज ऑन सन, यानी अपने बेटे को भी जो है तुम वो अपने उससे हटा दो, ठीक है, कि भाई तुम्हारे बेटा जो है वो है, तो अब ये नहीं बोल रहा है, ये वैसे खुद ही चाहता है कोर्बैशियो, है ना, कोर्बैशियो और उसके बेटे के संबंध थोड़े अच्छे नहीं है, तो कोर्बैशियो खुद सोच रहा है कि वो अपने बेटे को साइड कर दे और वो सारी प्रॉपर्टी हो, तो सबसे ज्यादा इसमें जो लालची एक तरह का दिख रहा है वो कोर्बैशियो दिख रहा है, तो सारे लालची। वोल्पोन लर्न दैट द कॉर्विनो हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ, अब वोल्पोन है ना भरा हुआ है अंदर से, एक बारी बस मौका मिल जाए। अब वॉल्पोन जो है उसको इतनी खबर थी कि कॉर्विनो, ठीक है, कॉर्विनो यानी विन से याद रख लेना कैरेक्टर का नाम कॉर्विनो, यानी इसके पास एक लड़की है, लड़की मतलब इसकी लड़की नहीं इसकी वाइफ है, और इसकी वाइफ इतनी खूबसूरत है, सीलिया नाम है, इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि कोई भी फ्लैट हो जाए, अगर चल के एक ठुमका मार दिया इस साइड तो इधर वाले घायल हो गए, पर ये इसे बाहर निकलने ही नहीं देता था, भाई व्यापारी की मर्चेंट की बीवी है तो निकलने नहीं देता, उसको बिल्कुल कैद करके रखता था, क्योंकि इसको लगता था कहीं उसके ना फंस जाए इसके ना फंस जाए, और उसकी खिड़की के बाहर भी किसी को इकट्ठा नहीं खड़ा नहीं होने देगा, घर के बाहर भी नहीं कि ना भाई कोई लाइन मारेगा तो। और सीलिया उस समय इटली की बहुत खूबसूरत वो थी, यानी चर्चे थे पूरे वहां पे, अरे भाई उसकी वाइफ थी एक नंबर की, मजा आ जाएगा देखने में, कुछ इस तरह का, ठीक है, तो समझ तो रही होगे तुम इस तरह की थी वो, और वॉलपोन अंदर से भरा हुआ है, अब मौका चाहिए बस एक बार इसीलिए हाथ लग जाए। अब देखो वो, और उसको पता है इसका पति लालची है, एंड इट डिसाइडेड्स टू ट्राई टू वू हर, वू का मतलब पटाना, अब उसको पटाने के फिराक में निकल गया, तो मजे भी ले लिया ना इस सीन में एंड में। आउटसाइड द कॉर्विनो होम एल्सवेयर इन द वेनिस द इंग्लिश नाइट द सर पॉलिटिक वुड बी, ये माइनर कैरेक्टर है, बाहर कोई वेनिस से बाहर का सीन दिखा रहे हैं,
जहाँ पे बोल रहे हैं एक और कैरेक्टर है सर पॉलिटिक वुड बी, कैरेक्टर का नाम क्या है, पॉलिटिक वुड बी, और उसका एक इंग्लिश ट्रैवलर दोस्त है जिसका नाम है पेरिग्रीन। तो पॉलिटिक वुड बी और पेरिग्रीन आपस में बात कर रहे हैं। सर पॉलिटिक इज एक्सट्रीमली गुलिबल अबाउट द न्यूज फ्रॉम होम। अब सर जो पॉलिटिक है वो उसके पास कोई खबर आई है घर से और वो बहुत ही वैसा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है, कंफ्यूज है वो। और पेरिजिनी आस्क हिम फॉर द ट्रैवल एडवाइस, और वो कहता है, पेरिजिनी से बोलता है चलो घूमने चलते हैं, बिकॉज ही थिंक्स सर पॉलिटिक्स इज सो अम्यूजिंग, क्योंकि उसको पेरिजिनी को पॉलिटिक्स का साथ बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा गे वाला टच आ रहा है इनके बीच में ना, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, फुल मजे आ रहे हैं ना। और पेरिजिनी जो है वो कहता था आपके साथ ही घूमूंगा, घूमने चलते हैं। वो घुमक्कड़ है और वो कह रहा है नहीं यार मेरे घर से कोई खबर आई है। ठीक है, घर से कोई खबर आई है और पेरिजिनी, इन दोनों की बातें चल रही है, ये ऑफ सीन में दिखाया गया है, बट स्टिल ये कैरेक्टर है, माइनर कैरेक्टर, पर इनका भी रोल है आगे जाके। Disguised as assistant to the mountebank, an Italian swindler, मॉस्को, नैनो, वोल्पोन, ये तीनों फिर मिल गए। मॉस्को उसका चेला, मॉस्का, मॉस्को कह रहा हूँ मैं, मॉस्का उसका चेला, वोल्पोन जो वोल्पोने जो है ही, तो यानी वोल्पोने उसका वही टाइम पास वाला चेला, मॉस्का, और नैनो एक और को पकड़ लिया अपने जैसा, ये भी इन्हीं के साथ घूमता था। ये तीन आ गए हैं और तीनों जो है वो माउंटे बैंक बन के आए हैं। माउंटे बैंक में तो कोई बैंक नहीं है, यानी देखा होगा तुमने, बस में चढ़ते हैं, ये तेल लगाओ आप, ये आपके सर के दर्द को हटा देगी, बाहों के दर्द को हटा देगी, एक बार लगा के देखिए ना, बहन बेटियां मेरी माए जो भी लगा के, वही वाले सीन। तो ये तेल बेचने वाले बन के आए हैं कि भाई तेल वेल बेच देंगे और तेल बेच बेच के अपना तेल भी लगा जाएंगे इस तरह का सीन है इनका। तो एंटर द स्क्वायर विद द सर पॉलिटिक एंड द पेरिजिन हैव बीन टॉकिंग, और उस सीन में ही दिखा रखा है पॉलिटिक और पेरिजिन एक तरफ बात कर रहे हैं और ये तीनों भेस बदल के तेल सप्लाई वाले बन के आए हैं कि भाई हमारे पास इलाज है चीजों का ये बन के आए हैं। और तुम्हें पता होगा कहाँ घूम रहे होंगे, ये घूम रहे हैं सीलिया के घर के बाहर। सीलिया को देखने आया कौन, वोल्पो ने, एक बार दिख जाए बस है ना, फिर करूंगा इसका सीन। They followed by a large crowd and by Volpone that who is dressed as a famous mountebank. उनका हेड बन के आया तेल बेचने वालों का। तेल बेचने वाले मतलब एक माउंटेबैंक का मतलब समझ गए ना तुम क्या है, मतलब जो एक तरह की वो चीज सप्लाई कर देते हैं जैसे कि तुम्हारे दर्द वर्द इस तरह के कुछ जो स्विंडलर होते हैं, चूना लगाने वाले लोग, और उनका हेड बन के आया है वो कौन, यानी वोल्पोने इन डिसगाइज। वोल्पोने मेक्स एन इलेबोरेट सेल्स पिच और द क्योर ऑल एलिक्सिर, यानी अपने सारे दर्द को हटा लो, है ना, बेचने वाला है दर्द हटाने वाला, ठीक है, एस प्लान्ड। और जोर जोर से बोल के उसने खींच लिया सीलिया का ध्यान, सीलिया आ गई खिड़की पे, और देखिए भाई इतना, ऐसी आवाज किसकी, इतनी चिंगाड़ चिंगाड़ के। शी थ्रोज डाउन ए हैंकरचीफ, सीलिया भी थोड़ी हिली हुई थी है ना, अब पति से प्यार नहीं मिल पा रहा, ऊपर से रुमाल फेंक दिया उसने भी ठीक है, रुमाल गिरा दिया। बट द कॉर्विनो चेसेस ऑफ द क्राउड, और नीचे भीड़, हमेशा क्राउड देख रहे हो, तो भीड़ है वो किसको देखने के लिए, सीलिया को देखने के लिए, वो आए धक्के मारते हुए भीड़, चलो हाँ, तेल बेचने वाले आए हुए हैं ना, क्या पता जुर्त हो। ऊपर से देखा भाई वो बार बार देख देख के तेल ले लो, दर दर डालने वाला है ना, इस तरह का तेल ले लो। उसे लगा भाई कुछ तो है, ये तेल कोई और तेल है ना, वो समझ तो रही थी सीरिया, पर सीरिया इस तरह की नहीं है। पर इनको लग रहा था कि जो कहते हैं ना जो लाइन मार रहा है उसको लगता है कहीं ना कहीं आ रही है रडार में, उससे भी रुमाल गिरा दिया। अभी किस तरह का रुमाल क्यों गिरा है वो देखते हैं। पर कॉर्विनो पीछे से आ गया, उसे दिख गया बाहर भीड़ और तेल वाले, और ऊपर से रुमाल गिरा रही है, भाई गलत चीज है तो। एंड बिफोर द वॉल्पने हैज द चांस टू स्पीक विद द सीनियर, और वो ले गया सीनियर को कि ये कैसे तू खड़ी है वहां पे और कैसे रुमाल गिरा रही है। कॉर्विनो इज एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग ऑफ सीलिया, सीलिया को बहुत कंट्रोल कर रहा था वो। ही मेक्स वायलेंट थ्रेट ऑफ हर इंटरेक्टिंग विद द माउंटेबैंक, वो कहता है मेरे को पक्का पता है तुम की तरफ झुक रही थी, तुमसे अट्रैक्ट हो गई है। And he plans to restrict her even more by forcing her to wear the chastity belt, एक पवित्र बेल्ट यानी पहन दिखा के तू पवित्र है ना, एक चैस्टिटी बेल्ट होता है, एक तरह की बेल्ट होती है जो क्रिश्चियनिटी में दी जाती है कि तू बिल्कुल पवित्र है और तू किसी के मर्द के साथ नहीं सोएगी। एंड फॉरबिडिंग हर इवन गोइंग नियर विंडोज, और मना कर दिया खिड़की के पास दोबारा नहीं जाएगी, चल अंदर। Soon after making this set, the Mosca shows up of the Corvino's house, and he says that doctor have decided that the only cure for the Volpone is soon. अब वो वहां सीन देख के आ गया, अब वो शॉर्टकट में बता रहे हैं। मॉस्का और ये सब सीन देख के आ गए, वो समझ गए कॉर्विनो हरामी है, अपनी वाइफ को पटने नहीं देगा, कुछ और सीन करना पड़ेगा। अब दोनों बैठे हुए हैं अपने घर में, वही एक तो उनका वो अयाश वो, और साथ में ये
दोनों बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, प्लान सोच रहे हैं क्या नया प्लान करें। उसने बोला एक काम करते हैं, इसका पति तो लालची है कॉर्विनो, इसको बोलूंगा कि है ना तुम जो हो आ, देखो इसमें बोल रहे हैं तो कॉर्विनो हाउस, और बोला कि डॉक्टर जो है वो बता रहा था, क्योंकि दिखा रखा है वॉल्पोने ने तो बीमार है भाई, वो एंड टाइम पे वो डॉक्टर दिखा रहा है कि वॉल्पोने जो है तभी सही हो सकता है अगर एक यंग वुमेन उसके साथ हो, एक औरत का साथ चाहिए उसे, अगर वो मिल गई तो मजा आ जाएगा। By pitting him against the Voltor, the Corbaccio, the Mosca is able to convince the Corvino to offer the Celia to the Volpone in exchange of their name here. और बोलने लगे कि अगर कुछ करेगा नहीं वो, क्या करेगा, बूढ़ा ही तो है, कुछ होगा ही नहीं इससे, पर अगर उसके साथ सो जाती ना कोई लड़की जवान सी बिल्कुल एक नंबर की, तो वोल्पोने उसके नाम पे सब कुछ कर जाएगा। क्या कहते हो तुम? तो अरे तुम्हारे पास भी तो है सीलिया, दे दो, सीलिया दे दो, लाके रख दो। अब इसका पति भी इतना ही लुल्लड़ है वो भी, कहता हाँ बात तो सही कह रहा है, कर क्या हो गया, कुछ करेगा थोड़ी, सोना है उसके साइड में, लाके अपनी पत्नी रख दे और ले जा माल, तेरा नाम तो पक्का लिखेगा वो, है ना एंड में, कि भाई अपनी पूरी प्रॉपर्टी कॉर्विनो के नाम में रखता हूँ। While praising himself for his skill, the Mosca meets Bonario. अब देखो यहाँ है, मोस्टा इज एबल टू कन्विंस द कॉर्विनो टू ऑफर सीलिया, मना गया पटा गया, अप टू द वोल्पोन इन एक्सचेंज फॉर बीइंग द नेम हियर, कि भाई उसका नाम डाल देगा वो। While praising himself for his skill, अब वो बहुत खुश हो रहा था, अब भाई प्रेज कर रहा था मोस्का, मोस्का ने एक और सीन सेट कर दिया। बोनारियो जो कि सन था किसका, कॉर्बैशियो का, एग्रीड इन द डिसइनहेरिट अर्लियर इन द प्ले। अब मोस्का ने जाके, बोनारियो किसका बेटा है, उसी का, किसका, वो बुढ़े का जो कि बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा था पैसों में, बोनारियो को बोला अरे तेरा बाप जो है नंबर वन हरामी है, तेरे को हटाना चाहता है जायदाद से। बोनारियो ने बोला ऐसी बात है, कर आजा दिखाता हूँ तेरे को सच्चाई, चला उसको ले गया, कर तू छिप जाइए पर्दे के पीछे, मैं दिखाऊंगा, तेरा बाप आएगा और वोल्पोने से बात करेगा, मुझसे बात करेगा, और ये बोलेगा कि अपने बेटे को जो मैं हटा रहा हूँ इस तरह से, और देखियो क्या क्या बातें करेगा तेरे बारे में। मोस्का ब्रिंग्स बोनारियो टू द वोल्पोने हाउस, वो ले आया मोस्का, मोस्का ये इसमें जुगाड़, वोल्पोने हाउस एंड प्लेस हिम इन ए हाइडिंग स्पॉट, छुपा देता है। देन ही विटनेस हिज फादर डिसइनहेरिटिंग हिम, और दिखाता है उसके बाप से बात करता है कि भाई डिसइनहेरिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, thereby creating the more chaos and the frustration the Volpone victim। ठीक है, और बहुत ज्यादा chaotic हो गया अंदर, है ना, बहुत ज्यादा confusion हो रखी है कि Volpone and the frustration for the Volpone's victim, यानी सिंपल उसे विश्वास दिलाता है कि भाई कि डिस के देखो तेरा बाप जो है वो तेरे को अब जायदाद से अलग करने वाला है, ये सीन मैं तेरे को दिखाऊंगा वोल्पोने के घर में, वहां आ जाइए, और उसको पर्दे के पीछे छिपा दिया, उसका बाप आया हुआ है, पर उसका बाप आता नहीं है, आया हुआ मतलब बुलाया होता है, उसके बाप आने वाला होता है, पर उससे पहले कौन आ जाती है, लेडी वुड बी। लेडी वुड बी कौन है, एक और वुड बी आया था, है ना, कौन ऊपर कौन आया था तुम्हारा, पॉलिटिक, है ना, पॉलिटिक वुड बी की कौन है, वाइफ है, और इसको यकीन दिखला देता है क्या, सर पॉलिटिक वाइफ है, ये बहुत बहमे करती है वहां के, कच 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 को कह रहा है सारे सीन की ऐसी तैसी करा दी, सीन सेटअप किया था किसके लिए, उसके लिए, वो अंदर बिठा रखा पुनैरियो बेचारा कान लगा के बैठा होगा, और यहाँ सीन ही खराब कर दिया। मॉस्का है राय, मॉस्का आता है, कह रहा अरे इधर आ, उस लेडी वुड बी को बुलाते, इधर आओ आप आओ, बोला जो तेरा पति है वहां प्रोस्टिट्यूट के साथ खेल रहा है, के साथ जा वहां भेज दिया, कह रहा तेरा पति मैंने देखा है वो किसी उसको लेके घूम रहा है ना प्रोस्टिट्यूट को, उधर चल। मॉस्का देन हाइड्स द बोनारियो टू विटनेस द स्टेज विल साइन, क्या तू छुपा रहे, तू मत निकल, उसको उधर भेज दिया, वो लेडी अच्छा ऐसा है क्या, और वो पकड़ लेगी उस मर्द को औरत समझ के, उसको लगेगा वो जो कौन घूम रहा है उसके साथ, ट्रैवलर आपके साथ अच्छा लगता है, मजा आता है, घूमते हैं, पेरेग्रिनी, पेरेग्रिनी और पॉलिटिक्स वो घूम रहे हैं। अब ये से बोल देगा कि उसे बोल दिया जहाँ वो प्रोस्टिट्यूट है ना, एक प्रोस्टिट्यूट के साथ घूम रहा है, मौज मार रहा है तेरा पति, यहाँ क्या कर रही है, निकल, वो एकदम फटाफट भाग के चली गई। आगे है क्या, तो कहानी में सिंपल हमारे पास बोनारियो है, देखो बोनारियो को पर्दे के पीछे छिपा रखा है, ठीक है, और ये कौन कर रहा है, दैट्स द मॉस्का, ये मॉस्का कर रहा है। अब बोनारियो पर्दे के पीछे है और पूरा सेटअप लगा रखा है, किस लिए लगा रखा है कि अब कौन आएगा, अब कुर्बैशियो आएगा, यानी इसका फादर आएगा, और वो दिखाएंगे कि कुर्बैशियो किस तरह से चाहता है बोनारियो से, बोनारियो को डिसइनहेरिट करेगा, यानी वो अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करने वाला है, और इसी का पूरा सीन सेट किया है मॉस्का ने, कि बुनारियों को मूव करवा रहा है अपने फादर के अगेंस्ट, यानी मजे चाहिए नहीं तो, है ना, किसी तरह से, और वो पूरा सीन वहां पे सेट कर दिया। पर सीन सेट किया गया था किसके लिए, कि बुनारियों को दिखाया जाए कि कुर्बैशियो यानी जो तेरा फादर है वो खुद तेरे को अलग करना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी से, तो कुर्बैशियो को किस तरह का दिखाया गया है,
ये जो कोरबैशियो का एटीट्यूड है, किस तरह से इसको दिखाया गया है, इस कंपेयर्ड विद द रेवन। ये रेवन यानी एक पक्षी है, उससे कंपेयर किया जाता है। देखो एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास पेपर में, आ क्या सकता है, इसके आने के फुल चांसेस है। इट मीन द वोल्फ ऑन एन बीस्ट फेबल। ये बीस्ट फेबल किस तरह से है? तो देखो बीस्ट फेबल का सिंपल मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे एसप का फेबल है, उसके जो एसप के फेबल है उससे जो कैरेक्टर उठाए गए हैं, हर कोई जो अगर हम इटालियन लैंग्वेज में अगर जाते हैं तो हर चीज के ऊपर जो है, जो भी इसमें कैरेक्टर है उनके अंदर एक स्पेसिफिक ह्यूमर है, एक स्पेसिफिक उनके अंदर एक कंसेप्ट है जो कि कहानी को मूव करवा रहे हैं, और वो हर जो है वो एक ना एक जानवर को जो है वो डिनोट कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कॉर्विनो देखते हैं, जो कॉर्विनो है, कॉर्विनो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉर, इट मीन द क्रो। साउंड से याद कर लो, ये क्रो को प्रेजेंट कर रहा है। वॉल्पो ने, वॉल्पो ने हमने देखा है फॉक्स, ठीक है। उसके बाद कोरबैशियो, कोरबैशियो रेवन को। ऐसे वोल्टोर, वोल्टोर यानी जो लॉयर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, वल्चर को। और इवन जो हमारे पास मेन है इसमें दरअसल मॉस्का, और वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लाई को। तो इस तरह से एक बीस्ट फेबल है, और इन सब के ऊपर जो कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड द एवराइस। ये भी आने के फुल चांसेस है। एवराइस मीन द एक्सट्रीम ग्रीड। इसको और भी समझे, देखो एक तो ग्रीड लेवल है, लालच, एक है एक्सट्रीम ग्रीडनेस जो कि इस पूरी कहानी को मूव करवा रही है। ग्रीडी तो हम सारे लोग हैं, पर एक एक्सट्रीम ग्रीडीनेस का जो कंसेप्ट है कि मतलब हद से ज्यादा जो लालचपन है वो सभी कैरेक्टर के अंदर है, जो कि इस पूरे प्लॉट को जो है वो स्टीयर कर रही है, मूव करवा रही है, ठीक है। अब वापस चलते हैं कहानी में। देखो पूरा सीन सेट किया है किसके लिए, बोनारियो के लिए। आना किसको, तो कुर्बैशियो को। पर कुर्बैशियो नहीं आता, कॉर्विनो उससे पहले आ जाता है। कॉर्विनो अपनी वाइफ के साथ आया हुआ है, क्योंकि मॉस्का ने एक और सीन सेट कर रखा है, यानी फ्लाई ने एक और सीन यहाँ पे सेट कर रखा है कि किस तरह से सीलिया को, कॉर्विनो को बोला गया था कि वो सीलिया अपनी वाइफ को ले आए, और अपनी वाइफ को जो है वो किसके साथ लेटा दे, यानी वोल्पोने के साथ। और अगर वो ऐसे कर देता है तो क्या होगा, दो फायदे होंगे। सबसे पहले ये कि, दो फायदे क्या, मेन फायदा यही होगा कि वोल्पिनो जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है उसके नाम कर देगा, यानी कुछ प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जो है, एक मेजर पार्ट जो है वो उसके नाम कर देगा। और दूसरा क्या है, वोल्पोने वैसे कुछ कर भी नहीं पाएगा क्योंकि वो बूढ़ा है और डिसीज्ड है, बीमार है। तो ये सोच के जो है कॉर्विनो आ जाता है सीन में। अब अंदर पर्दे के पीछे तो बोनारियो है। द सेम सीन आप देख सकते हो ओथेलो में, ओथेलो बाय द शेक्सपियर है ना, वहां पे भी इस तरह का ही सीन है। तो होता पर्दे के पीछे कॉर्विनो, सॉरी बोनारियो है। अब आ गया कौन, कॉर्विनो अपनी वाइफ के साथ, किसके साथ, सीलिया के साथ। सीलिया पूरी राइटिंग में हेवन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी स्वर्ग जैसी क्वालिटी है इसके अंदर, बहुत ही सीरीन प्लेसेंट फीमेल दिखाई गई है। और ये इटालियन फीमेल है, जबकि लेडी वुड भी जो है वो इंग्लिश वुमन है। इनका भी कंपैरिजन है, आगे कवर करेंगे। सीलिया रेजिस्ट करती है, सीलिया बोलती है नहीं, मैं नहीं लेटने वाली हूँ, तुम किस तरह के पति हो जो कि मुझे उसके साथ लेटा रहे हो। ठीक है, ऐसे करके कॉर्विनो को लगता है क्या पता मेरे आगे शर्मा रही हो, है ना, मेरी वाइफ है तो मेरे आगे शर्मा रही हो, मैं एक काम करता हूँ ऐसे चला जाता हूँ, क्या पता उसके बाद पीछे से ये क्या पता लेट जाए। तो कॉर्विनो को जो एक्सट्रीम ग्रीडीनेस है और इसका जो किस तरह से मॉरल डिटोरेशन है वो कंसेप्ट दिखाया गया है। तो क्या हो गया सीन में, देखो स्टिल प्रिटेंडिंग टू बी डिसीज, और वहां वोल्पो ने जो अंदर से भरा हुआ है बिल्कुल, और एक्टिंग कर रहा है कि हाँ यार मैं मर गया, है ना, इस तरह का। और कॉर्विनो लीव्स हर अलोन विद वोल्पोन। अब कॉर्विनो चला जाता है वोल्पोन के पास छोड़ के कि सीलिया क्या पता इसका मूड बदल जाए। और जैसे ही वो चला जाता है वोल्पोने एकदम से कूद के आता है। दिस इज कॉल्ड द कॉमेडी, यही कॉमेडी है, दिस द क्विक एक्शन एंड द क्विक कॉमेडी, जिसके लिए बेन जॉनसन जाने जाते हैं। वो सीधा छलांग लगा के उसके आगे आ जाता है और उसे मनाता है, मना नहीं पाता, एक तरह मनाता नहीं है, वो असॉल्ट करता है और सीधा रेप करने की कोशिश करता है पूरी तरीके से। अब मेन हीरो निकल के आएगा पीछे से, ठीक है, टेंटेड बिल्कुल हट के, एंड देयर इज अ बोनारियो, बोनारियो बचाएगा किसको, सीलिया को। पर बोनारियो और सीलिया को ये बात तो क्लियर हो गई कि ये एक्टिंग चल रही है, और इसमें वॉल्पोन कोई बीमार बीमार नहीं है, बिल्कुल सही है अंदर से, और पूरा उससे भरा हुआ है सेक्सुअल डिजायर से। और दूसरा इसका जो चेला है यानी मॉस्का, ये दोनों मिलके बेवकूफ बना रहे हैं। अब इतना अंदाजा हो जाता है कि अब ट्रायल चलेगा, कोर्ट केस। और वेनेटियन कोर्ट है, वेनिस मतलब वेनिस एक जगह है इटली में, और वेनेटियन कोर्ट केस चलेगा जहां पे इनको जवाब देना पड़ेगा। अब मॉस्का और वॉल्पोन पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने पूरी सीन इन्होंने सेट कर रखा है, क्योंकि अब केस जो है वो कोर्ट तक पहुंचेगा। मीनवाइल पियासा एक जगह, मीनवाइल द पियासा द सर पॉलिटिक और पेरेग्रिन है। अब सर पॉलिटिक और पेरेग्रिन है जो है वो घूम रहे हैं। ये हमेशा एक ही चीज की बात करते रहते हैं कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह से और ज्यादा पैसा कमाया जाए। तो आपने देखा था मनी मल्टीप्लिकेशन,
मेन प्लॉट में भी है और सब प्लॉट में भी है, माइनर कैरेक्टर में भी है और मेजर कैरेक्टर में भी है। जो माइनर कैरेक्टर और जो सब प्लॉट है उसमें भी यही चल रहा है, इसमें एक्सट्रीम ग्रीडीनेस का कंसेप्ट, यानी पूरे लालच से भरे हुए हैं वो भी बस यही सोच रहे हैं कि किस तरह से। ये कमेंट है किसके ऊपर, द इटालियन, इटालियन सटायर है ये, इटालियन जो सोसाइटी है उसके ऊपर कमेंट है। दे इंटरप्ट, पर वो इंटरप्ट हो जाते हैं, बीच में रोक देते हैं, क्योंकि लेडी वुड बी आ रखी है। अब लेडी वुड बी को तो पहले से ही क्या मन में भर रखा है कि जो तुम्हारा पति है पॉलिटिक, सर पॉलिटिक, वो जो है वो घूम रहा है किसके साथ, एक प्रोस्टिट्यूट के साथ, ठीक है। और पेरेग्रीन को एज एन प्रोस्टिट्यूट कंसिडर कर लेती है कौन, लेडी वुड बी। लेडी वुड बी को लगता है यही होगा पक्का, और ये इसने मेल वाला लुक ले रखा है, पर असली में अंदर क्या है, फीमेल है। और वो एकदम से आके बकना शुरू कर देती है। पहले तो पॉलिटिक को बकेगी, उसके बाद वो पेरेग्रीन को भी बकना शुरू कर देगी, उसको लगेगा यही प्रोस्टिट्यूट है, फिर उसको कहती है कि तू बस दिखने में है, अंदर से तू प्रोस्टिट्यूट है। अब ये दिखे तो पेरेग्रीनी के भाई होश उड़ जाते हैं ना, किस तरह से उसको एकदम से प्रोस्टिट्यूट बोल दिया, और दूसरी तरफ सर पॉलिटिक जो है वो भी बैठ गया। पर इतने में मॉस्का आ जाता है, सीन में एंट्री होती है दोबारा मॉस्का की, जो कि फ्लाई है, कहीं भी मिल सकता है ना। फ्लाई बार बार इसलिए बोल रहा था कि आपको बीस्ट फेबल का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। अब ये दोबारा से एक और सीन सेट करेगा। अब मॉस्का यहाँ पे एक नए सीन सेट करने वाला है। मॉस्का अब यहाँ पे क्या बोलेगा कि नहीं, अरे ये नहीं है वो, ये नहीं है, पेरेग्रीन थोड़ी है, पेरेग्रीन तो अच्छा बंदा है, मतलब ये दोस्त है इसका, पेरेग्रीन थोड़ी हो सकता है प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट जो है उसके ऊपर तो ऑलरेडी केस चल रहा है, देखो किस तरफ इसने पूरा ध्यान घुमा दिया। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है मॉस्का, क्योंकि मॉस्का अपने कहीं अपने लिए जो है वो एविडेंस, अपने और अपने मालिक के लिए एविडेंस जोड़ रहा है। कैसे, वो अब ये कह रहा है कि जो सर पॉलिटिक है और जो प्रोस्टिट्यूट है वो सीलिया है। अब ऐसा करेगा तो कोर्ट में जब मामला पहुंचेगा तो वहां एविडेंस के लिए या फिर गवाही के लिए जो ये लेडी वुड बी को ले आएगा, और लेडी वुड बी पक्का, लेडी वुड बी कहेगी, लेडी वुड बी कहेगी हाँ यही है जो मेरे पति के साथ भी घूमते थे। इस तरह से उसको दिखा देंगे कि ये इसका कैरेक्टर सही नहीं है। तो जो केस, जो भी केस लगेगा, जो चार्ज लग रखा है वोल्पोने के ऊपर और मॉस्का के ऊपर, वो हट सकता है। वो तो वोल्पोने के ऊपर लग रखा है, मॉस्का के ऊपर क्या ही लगा था ना, वोल्पोने के ऊपर जो केस, जो चार्ज लगा हुआ है वो हट जाएगा, क्योंकि सीलिया ही जो कैरेक्टर उसका ऐसे ढीला है, ठीक है। तो इस तरह का सीन है। तो वो कहते हैं नहीं ये नहीं है, प्रोस्टिट्यूट के ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है, किसमें, वेनेटियन सेनेट में, यानी ऑलरेडी केस चल रहा है प्रोस्टिट्यूट, तो वहां है कोर्ट में। और पेरेग्रिनी जो है, पेरेग्रिनी को लगता है कि ये सारी चाल जो है सर पॉलिटिक्स की है, ये मेरे से खुश नहीं था, इसीलिए अपनी पत्नी को बुलवा के इसने मुझे बकवा दिया। और जबकि पेरेग्रिन जो है वो भी, और जो सर पॉलिटिक है वो खुद टेंशन में, उसको खुद नहीं पता कि भाई उसका कौन और किसके साथ चल रहा है, और जिसके साथ चल रहा है उसका कोर्ट में केस चल रहा है, यानी एक तरह से इसकी भी सोसाइटी में उड़ा दी गई है और पेरेग्रिनी की भी, दोनों कंफ्यूजन में है। और लेडी वुड भी जो है ये भी दिखाई कि इसका भी इंटरेस्ट है किसमें, प्रॉपर्टी में, वोल्पोने के साथ, क्योंकि कई बार ये वोल्पोने के पास पहुंचती है ओरिजिनल राइटिंग में और उससे बातें करती है, और बार बार बोलती है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ इसीलिए आप ज्यादा बीमार लग रहे हो मुझे, है ना। क्योंकि बोलने का ज्यादा इसका वो है, चक 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 करना। और ये जो कहानी है वो टॉकेटिव नाम की एक स्टोरी है, एक जो इटालियन स्टोरी है, ग्रीक इटालियन स्टोरी है, उससे जो इंस्पायर्ड है जॉनसन ने, वहां से इस तरह के कैरेक्टर को जो है फ्रेम किया है। तो बहुत ज्यादा बातूनी है। और इसका भी पूरा इंटरेस्ट है कि जो वॉल्पोन है उसका थोड़ा बहुत जो है वो अमाउंट मुझे भी मिल जाए। अब जो है कोर्ट में केस पहुंच गया और वहां पे वोल्टोर है, वोल्टोर मींस अगेन द वल्चर, और कॉर्विनो इज अ क्रो, कर्बैशियो इज अ रेवन एंड मॉस्क इज अ फ्लाई, ठीक है। वहां पे और सब ये जो है पूरा तैयार हैं किसको फ्रेम करने के लिए, बोनारियो और सीलिया को, ये इन दोनों को ही गलत दिखा देंगे। ठीक है। अब कैसे सीन है देखो, वोल्टोर को तो वही बनता है कि इसको गलत दिखाना है, अगर वोल्टोर लॉयर है, अगर उसने गलत दिखा दिया बनारियो और सीलिया के उसको, तो इसको वॉल्प होने की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, बिल्कुल सही है। और सेकंड जब हम मूव करते हैं कॉर्विनो पे, है ना, कॉर्विनो पे यानी सीलिया। अब इसको ये दिखा दिया मॉस्का ने, ये सब फ्रेम कर रहा है मॉस्का। मॉस्का ने ये प्रूफ ये दिखा दिया कि सीलिया जो है उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, क्योंकि वो भीड़ वाला सीन बताया, फिर वो हैंकरचीफ वाला सीन, किस तरह से वो रुमाल गिरा रखा उसने। और भी अगर हम मेन इस पे मूव करते हैं तो ये बता दिया कि सीलिया जो है वो तुम्हें नहीं चाहती और सीलिया तुम्हें मारना चाहती है। ठीक है। इस तरह का जो है कॉर्विनो को माइंड को पूरा चेंज कर दिया और कहा कि ठीक है बहुत अच्छा मौका है कि तुम भी जो है बदला ले लो, और इससे बोनारियो को, सॉरी सीलिया को तुम इस तरह से साइड कर सकते हो। और सीलिया जो है सही नहीं है, वो उसका कैरेक्टर थोड़ा, मतलब कैरेक्टर उसका सही नहीं है, तो इस तरह से करके इसने कॉर्विनो को भी पटा लिया अपने उसमें। कुर्बैशियो को बोल दिया ठीक है, बोनारियो तुम्हें खुद मारने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, और तुम एक काम करो, बहुत अच्छा मौका है, इसको अपनी प्रॉपर्टी से हटा दो, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम, और इससे वॉल्पोने भी खुश हो जाएगा, वो भी तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर देगा। कॉर्विनो को भी यही बोला कि भाई जो अपनी वाइफ को दाव पे लगा दे और क्या चाहिए, ऐसे को तो वॉल्पोने अपनी प्रॉपर्टी दे देगा।
और इस तरह से करके मॉस्का ने पूरा सीन सेट कर रखा था। बोनारियो ने और क्या लगाया, एक्यूज क्या लगाया गया कि बोनारियो जो है, यानी जो पर्दे के पीछे बोनारियो छुपा हुआ था, उसने मॉस्का को घायल किया और उसके बाद वो अपने बाप कुर्बैशियो को मारने जा रहा था। और सीलिया जो है वो वॉल्पोने को डिफेम करना चाहती है, उसकी एक वैल्यू जो स्टैंडर्ड है उसको गिराना चाहती है। ये सब कर रहे हैं, ये दोनों मिलके कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए। और फॉल्स रेप का वो जो है वो लगाया, चार्ज लगाया गया। ऑल दैट द मॉस्का कंटिन्यूज टू कन्विंस द वोल्टर, और मॉस्का जो है इस तरह से करके उसने वोल्टर, कॉर्विनो, कुर्बैशियो सबको पटा लिया। तो द मॉस्का प्लान ने काम किया और उस समय जो है जज कंफ्यूज हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। दूसरी तरफ बोनारियो और जो सीलिया है, बोनारियो यानी एक तरह के गुडनेस का सिंबल है और सीलिया जो है हेवन का सिंबल है। इनको उतने ज्यादा ये चालू थे नहीं, भी कुछ बोल नहीं पाए। तो जज को जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला तो थोड़ी देर के लिए जज ने बोला ठीक है अभी तो जाओ, बाद में देखते हैं। पर वॉल्पोन को अभी भी फ्री, वॉल्पोन आजाद तो हो गया पर वॉल्पोन को अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, मजा नहीं आ रहा, और मजा चाहिए ना, कुछ और हटके करते हैं। तो वही बात होगी ना, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, तो इसी तरह का कुछ काम करने के लिए कुछ नया सोच रहे। अब ये सोचता है, वॉल्पोन ने बोलता है आइडिया, एक काम करता हूँ कि मैं ये बोल देता हूँ कि मैं मर गया। अपने अपने उसको बोलता है चेले को, मॉस्का को, एक काम कर सब जगह फैला दे कि मेरी अब डेथ हो गई है, क्योंकि मैं बीमार तो था, ये बोल दे मेरी डेथ हो गई और मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो तेरे नाम कर दी। ठीक है, मॉस्का फुल खुश, ठीक है भाई ये फैला देंगे। और मॉस्का ने ये बातें वोल्टोर, कोर्बैशियो, कॉर्विनो और इवन जो हमारे पास लेडी वुड भी, सब तक बात फैला दी। और सब चिपकने लग गए मॉस्का के कि तू तो बड़ा गद्दार है, हमें तो बड़ा ले लेके आता था कि तेरे नाम हो सकती है प्रॉपर्टी, तुम्हारे नाम हो सकती है, तुम्हारे नाम, और खुद अपने नाम करवा गया। तो सब जो है वो बोलने लगे मॉस्का एक तरह की गद्दारी कर गया। पर मॉस्का तो बिल्कुल बाल को बिल्कुल जल वेल लगा के पूरा खड़ा हो गया, किसी की नहीं सुन रहा, सबको धक्के वक्के मारे, चल गरीबों साइड हो, है ना, सबको साइड वाइड करके अपना बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब उसने इसको जीना सीख लिया था। पर यहाँ पर जो है वोल्ट होने उसको मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मेन एक हथियार से सारे हथियार बैठ गए, क्योंकि अब वोल्ट और कुर्बैशियो, कॉर्विनो, लेडी वुड भी अब कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि सबको पता ही चल गया वो मर गया और सारी प्रॉपर्टी क्या है मॉस्का के नाम है। तो वोल्पोने ने अपने भेष को बदला, यानी अपने डिस्गाइज हुआ, एक नए उसमें आ गया ऑफिसर बन के, और इन सबको कहीं ना कहीं पोक कर रहा था कि भाई तुम पूछो, तुम पूछो मॉस्का से कि भाई तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी में क्यों नहीं है, वो तो हमेशा तुम्हें कहता था कि तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम है। इस तरह से करके वोल्पोने जो है अपने रूप को बदल के घूम रहा है ऑफिसर बन के, और इन सबको जो है बोल रहा है कि जाके पता तो करो, क्या पता हो। उतने में बोनारियो ने, अब देखो यहाँ पे बोनारियो बोनारियो ने कोर्ट में क्लेम करा जो वोल्पोने है वो इनोसेंस है। उसकी इनोसेंसी की जो बात है वो झूठ है, वो इनोसेंट नहीं है, उसने सच में रेप के लिए अटेम्प्ट किया था और वो असॉल्ट किया था। और वॉल्पोने वॉल्पोने का जो लॉयर है, ये जो वोल्टोर है, ये बिका हुआ है, ये पोजेस्ड है उसकी बातों में, और जो जो से बोला गया है वो बोला गया। तो ये जो केस है, इस केस को और लंबा चलाओ। मॉस्का एकदम से एंट्री होती है मॉस्का के, मॉस्का बोलता है किसकी बात कर रहे हो, वोल्पोने की, वो तो मर गया, जो मर गया तो उसका केस ही नहीं है, हटाओ। और उसने मरने से पहले बताओ क्या बात बोली कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। अब ये बात वो कोर्ट में बार बार ही घुमा रहा है, कहीं ना क्या 100% है कि मॉस्का जो है वो फिसल गया, इसने एकदम से धोखा देने की खुद सोच ली अपने मालिक को। क्योंकि कोर्ट में अगर तुम इस तरह की चीजें बोल रहे हो और जज ने अगर इस तरह का अगर वर्डिक्ट दे दिया कि हाँ भाई ठीक है इसकी प्रॉपर्टी इसके नाम होगी, तो वो प्रॉपर्टी सच में नाम हो जाएगी। और यहाँ फंस गया वोल्पो ने अपनी खुद की चाल में। तो वोल्पो ने अपनी खुद की चाल में फंस गया, क्योंकि अब जो है, यानी सेम जो है कि जिस तरह से बार बार वो बात घुमा रहा था, और वोल्पो ने को लगने लग गया कहीं ये सच में प्रॉपर्टी अपने नाम ना कर ले, फंस गया ठीक है अपनी चाल में। और इसी प्लान का यूज करके उसने, वोल्पो ने जो है, वोल्पो ने को डर लगने लग गया, तो वो ऐसा ना लगे कि मॉस का सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा जाए, वोल्पो ने अपने आप को रिवील कर दिया, सबके आगे बता दिया ये सब मेरा प्लान है और मैं तो जिंदा ही हूँ। अब जब इस तरह की चीज पता चले तो वेनेटियन कोर्ट को गुस्सा आ गया, अरे फालतू में टाइम पास मार रहे हैं लोग, हैं हमें दुखी कर रखा है। अब सबसे पहला जो है सेंटेंस उसने दिया किसको, मॉस्का को, लाइफ इन प्रिजन यानी उम्र कैद की सजा। चल भाई मॉस्का बेटा तेरा काम हो गया। वोल्ट और इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया और पूरे वेनिस से जो है इसको निकाल दिया गया, यानी बैनिशमेंट दे दी गई, पूरे इस एरिया से जा, आज के बाद तो कभी केस नहीं लड़ेगा, इसका काम भी हो गया। इसी तरह की इसकी जो है वो कॉमेडी में लेके जाती है, क्योंकि राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन, सबका जो है वो इंसाफ हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द पोएटिक जस्टिस, इंसाफ। इसके बाद कुर्बैशियो को बोला गया एक काम कर बेटा, तुम जाओ मोनास्ट्री में, है ना, अपना जाके संत बन जाओ, मोनास्ट्री जैसे कि होते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म के,
वहां जाओ और अपना संन्यास ले लो और सारी प्रॉपर्टी अपने प्यारे से बेटे बोनारियो के नाम कर दो, जो कितना अच्छा है। और पब्लिकली इन सबको ह्यूमिलेट भी किया गया, इनकी खूब उड़ाई गई। और यहीं पे कॉर्विनो को बोला इतनी खूबसूरत वाइफ है, कम करो डाइवोर्स दे दो, तुम इसके लायक नहीं हो। और एंड में वोल्पो उनको सबसे बड़ी सजा मिलती है, दैट इज द डेथ सेंटेंस, और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। गला बैठा हुआ है ना काफी, अभी तो आगे को काफी क्वेश्चन हमें करने हैं, फटाफट मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले हमारे पास है, ये पहले से लाइन लगा के मैं अब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, देखो थिएटर एंड द अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। सबसे पहले बेन जॉनसन की सबसे खासियत है कि अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। कैरेक्टर अपीयर कुछ होंगे और रियल फ्रेम में वो कुछ और होंगे, ये हमें देखने को मिल रहा है। और ये बीस्ट फेबल का भी आंसर आपको यहीं से मिलेगा। जैसे वोल्पोन जो यहाँ पे एज एन फॉक्स की तरह है, मॉस्का जो है फ्लाई है, वोल्टो जो है वल्चर है, कॉर्बेशियो रेवन है, और कॉर्विनो जो है वो क्रू है। जहाँ पे नैनो जैसे कि वो जो तेल बेचने के लिए निकले थे तीन, तो नैनो यानी ड्राफ्ट यानी छोटा, तो वो है वो। और सीलिया और बुनारियो गुड और हेवन के सिंबल है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एज इन बीस्ट फेबल का क्वेश्चन आ सकता है। जॉनसन ने कई सारे सोर्सेस को मर्ज किया अपनी इस राइटिंग को लिखने के लिए। फॉक्स का जो है एज इन कनिंग, और कि किस तरह से उसने बाकी बर्ड्स का बेवकूफ बनाया, वो सारी चीजें लिखी हुई है। और ट्रिक करने के लिए फ्लाई का यूज किया गया है, जो कि फॉक्स के चारों तरफ घूमती है, और उसको इस कैरेक्टर इसमें कहानी में मॉस्का के थ्रू दिखाया गया है। और इस कहानी की सबसे जो मेन बात है वो जो मॉस्का के स्किल्स और जो क्विक एक्शन एंड क्विक कॉमेडी, जिसके लिए बहुत फेमस है कौन, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन टाइम प्लेस और एक्शन इसको मैनेज बहुत अच्छी तरह से करते थे, जिसे हम बोलते हैं थ्री यूनिटीज। और इसमें बहुत ट्रेन थे कौन, बेन जॉनसन, जो कि इस राइटिंग में भी देखने को मिलता है। क्विक कॉमेडी, क्विक फिक्शन, कहीं पे ऐसा लग रहा हो कि हमें एक्शन में डिमांड है, उसी टाइप पे एक्शन हो, और जो एक्शन नॉर्मल उससे भी अगर एक लेवल ऊपर उठ जाए, दैट क्रिएट्स द फन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमेडी। इसी वजह से जो है हंसी आती है ना बीच बीच में, कि कैसे वो, जैसे ही कॉर्बिन अपनी वाइफ सीलिया को छोड़ के गया और एकदम से किसने जंप मार दिया वहां पे, वॉल्पो ने ना आग से अंदर से भरा हुआ था कि एक बारी मौका मिल जाए इसको रगड़ दूंगा। ठीक है, उस तरह का। तो इस तरह की जो सीन है दैट क्रिएट्स द कॉमेडी, और यही कॉमेडी क्रिएट करती है। कैरेक्टर चाहे वोल्टर और कर्बैशियो और कॉर्बिनो, सब एवरेज के थ्रू मूव कर रहे थे। एवराइज, एवराइज या एवरेज, इसका सिंपल मतलब होता है एक्सट्रीम ग्रीडीनेस। एक तो ग्रीडीनेस नॉर्मल है, एक एक्सट्रीम ग्रीडीनेस यानी हद से ज्यादा जो है लालच, वो ही सभी कैरेक्टर को मूव करवा रहा है, चाहे वो वोल्टोर हो, लॉयर हो। ऐसा नहीं था वो वोल्टोर गरीब है, वोल्टोर के पास पैसा है, लॉयर है भाई वो, पैसा है पर नहीं मुझे तो बहुत ज्यादा चाहिए, एवरेज। कॉर्बेशियो, कॉर्बेशियो हमें यहाँ पे बोला गया है, और कॉर्विनो, कॉर्विनो तो मर्चेंट है, अच्छा पैसा है, व्यापारी है, पर नहीं हमें तो एक्सट्रीम पैसा चाहिए। कॉर्बेशियो है ना, कॉर्बेशियो यानी इतना ज्यादा इसमें इस तरह का हरामी कैरेक्टर है, लालची पूरा। अगर एवरेस्ट में नंबर वन पे पोजीशन डाला जाए तो ये है, यानी बोनारियो अपने बेटे को भी साइड कर दिया। और उसके बाद क्या है कि बुढ़ा हो रखा है पर फिर भी पैसे चाहिए। और यहाँ पे मॉस्का, मॉस्का भी एंड में एक्सट्रीम ग्रीडीनेस का शिकार हुआ, जहाँ के उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की खुद सोच ली। सारे कैरेक्टर बंदे, माइनर कैरेक्टर भी आते हैं, हम लेडी वुड भी, वो भी कहीं ना कहीं नजर गाड़ के बैठी हुई थी। और पेरिग्रिने और जो पॉलिटिक है वो भी आपस में हमेशा क्या क्या बातें करते थे, किस तरह से हम अपने पैसों को ज्यादा मल्टीप्लाई करें, बिजनेस यानी एंटरप्रेन्योरशिप, यानी सारे एमबीए बीबीए वाले हो वहीं थे इकट्ठे। ठीक है, तो यानी इस तरह का जो एक्सट्रीम ग्रीडीनेस है, ये कंसेप्ट था इनका। अब चलते हैं न्यू कंसेप्ट, द मनी एंड द कॉमर्स। ठीक है, आप इसमें भी वही लाइंस लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो आप देखो क्या क्या लिखोगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मनी मल्टीप्लिकेशन। सेकंड, द कंसेप्ट ऑफ एवरेज मींस द एक्सट्रीम ग्रीडीनेस, ये लिख दो। थर्ड, चाहे बेशक मेन प्लॉट हो एंड द सब प्लॉट, दोनों प्लॉट जो है वो किस पे स्टीयर डाउन कर रहे थे, सब चीज जो मूव कर रही थी इज अबाउट द मनी फैक्टर। इवन जो जो हम देखते हैं, इट मीन दैट रिलेशन, रिलेशन का पर्सपेक्टिव क्या है, कि जो हमारे पास कॉर्विनो है एंड द सीलिया, उनके बीच में भी किस तरह से हमें दिखाया गया, इज अबाउट द इटालियन मैरिज कंसेप्ट और इटालियन कॉन्जुगल लाइफ। कॉन्जुगल मीन्स मैरिड लाइफ, कि अपने वाइफ को भी रख दिया बाजार में, मार्केट में, किस लिए, सिर्फ पैसे के लिए। दिस इज अबाउट द ग्रेट, दिस इज ऑल अबाउट द इटालियन सिटार और द सैटिरिकल वर्क ऑन द इटालियन सोसाइटी। तो इटालियन सोसाइटी के ऊपर एक सिटार है। सर पॉलिटिक वुड भी, और पेरेग्रिनी ये भी वही बातें कर रहे हैं, जब मेन प्लॉट है सब प्लॉट है, सब में वही बातें हैं।
ये राइटिंग कहीं ना कहीं मर्चेंट ऑफ वेनिस की याद दिलाती है, जो कि शेक्सपियर ने लिखा है। यहाँ पे भी वेनिस के ऊपर किस तरह से मटेरियलिज्म दिखाया गया है, वहां पे भी जब कहानियां पढ़ते हो तो मर्चेंट और इन सबको दिखाया गया, तो किस तरह से लालच से भरे हुए हैं। ये शेक्सपियर भी सेम टाइम पे दिखा रहा है, द सेम टाइम बेन जॉनसन भी उसी टाइम पे लिख रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इटालियन सोसाइटी जो थी उस समय पे वो किसकी थी, फुल ऑफ क्या, मनी माइंडेडनेस, यानी पैसा ही चाहिए, मटेरियलिज्म दिखाया गया। ग्रीड एंड करप्शन, ये दोनों है सेम उसी तरह का कंसेप्ट है। ग्रीड में क्या कर देना, एक्सट्रीम ग्रीड। पीछे वाला आंसर आप लिख सकते हो इसमें, बाकी स्लाइड रोक के आप देख लेना। इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस है। द वोल्पोने एज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एवराज। सभी कैरेक्टर का दिखा देना एक्सट्रीम ग्रीडीनेस जो जो सीन में है, ठीक है। और माइनर कैरेक्टर के भी दिखा देना, पॉलिटिक वुड बी, पेरिग्रीन है, इनका भी। जेंडर रोल एंड द वुमेन, अब देखो यहाँ समझने की जरूरत है। तो ये जो भी चीजें मैं यहाँ पे दो कर देता हूँ, एक को हम बना देते हैं क्या, सीलिया। ये सीलिया है, ठीक है। और दूसरे को बनाते हैं लेडी वुड बी। खुश, बाल भी निकाल देंगे। ठीक है। सीलिया जहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है किसको, हमारे पास इटालियन फीमेल को, और ये इंग्लिश फीमेल। अच्छा, इस कहानी में एक चीज बता दूं मैं आपको, तीन जने जो है वो इंग्लिश साइड से, पूरी कहानी इटली में मूव हो रही है, तो सारे इटालियन है। तीन लोग जो है इंग्लिश, एक तो पेरिग्रीन है, जितने भी हमारे पास जो माइनर कैरेक्टर है, लेडी वुड बी और सर पॉलिटिक, ये तीन जो है ये इंग्लिश मैन है। तो इटालियन फीमेल और इंग्लिश फीमेल, इनका कंसेप्ट दिखा रखा है। दोनों के मैरिज वाला कंसेप्ट दिखाया गया कि देखो यहाँ पे सीलिया क्या है, वो सप्रेस्ड है, सब्जुगेटेड है, ठीक है। और किस तरह से मेल ओरिएंटेशन इसके ऊपर सुप्रीम दिखाया गया है। इसका पति ये इवन इसके उसको सबके सामने बाजार में लाके फेंक रहा है, बताओ खुद। और ये सब चीज और चार दीवारी के अंदर रोक रखा है, तो इसमें परफेक्ट एग्जांपल ऑफ जिसको हम बोलते हैं सेकंड सेक्स, जिसको लिखा था साइमन द बेवरा ने, कि किस तरह से फीमेल को एज एन सेकंड प्रेफरेंस दिया जाता है। पर यहाँ सेकंड प्रेफरेंस की बात ही हटाओ, यहाँ पे तो फीमेल सब्जुगेशन, फीमेल सप्रेशन और मेल ओरिएंटेशन, मेल शॉविनिज्म, इस तरह का कंसेप्ट दिखाया गया है। जबकि दूसरे में बिल्कुल ही अल्टर्ड केस है। आपने देखा होगा कि लेडी वुड भी जो है अपने पति को धमका रही है, तो ये फेमिनिस्टिक ग्राउंड से आप देखते हो तो या फीमेल वॉइस है यहाँ पे। और दूसरी तरफ जो है वो पेरेग्रीने को भी धमका के चली गई, और वो खुलेआम घूम रही है मार्केट में, एक बिल्कुल बंद कर रखी है, ये बिल्कुल खुलेआम घूम रही है, और जाके वॉल्पो ने जो मेन कैरेक्टर है उससे भी बात कर रही है, और ये खुद बोल रही है कि इतना ज्यादा बोलती है कि इसके बोलने से ही वो बीमारी की एक्टिंग करने लग जाता है। तो दोनों के फ्रीडम कंसेप्ट, लिबरल कंसेप्ट, फेमिनिस्टिक ग्राउंड, इवन द मैरिज कंसेप्ट, सब कुछ है ना। इवन द यहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी है, यहाँ जेंडर इक्वालिटी है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सब वही वाली बातें, आप एक बार रोक के स्लाइड देख लेना। यहाँ पे बता रखा है सीलिया थ्रू द सेक्सुअलिटी, और इवन दैट द होर दैट वॉल्पोन है ना, वॉल्पोने को आगे किस तरह से एज एन होर की तरह रख दिया, यानी प्रोस्टिट्यूट की तरह रख दिया, जो कि एक तरह का इस तरह का, ये सब एक सीरियस क्राइम है, एक ऑफेंसिव क्राइम है, पर इसको किस तरह से विद स्मूथ हैंडलिंग, जैसे हम कहते हैं डेलिकेट वे से, इतना मेजर कंसेप्ट को इतने लाइट कंसेप्ट के थ्रू रखा विद इन कॉमेडी, दिस इज द परफेक्शन ऑफ द जॉनसन। वही वाली बातें है ना जो अभी बताई है मैंने। अब स्लाइड रुको और देख लेना, सब कुछ वही सब है। दैट वाज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज है। हम देखते हैं लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो बिल्कुल एक आर्गुमेंटिव फेस प्रोलॉग में भी दिखाया गया। देखो जैसे कि अगर आप देखते हो ये वॉल्पोन है, तो प्रोलॉग जब देख रहे हैं जिसमें कि बता रखा है कि राइटर का इंटेंशन क्या है, किस तरह से उसके अंदर बेस्ट क्वालिटी है, और कैसे जॉनसन सबको सिटायर कर रहे थे, तो जॉनसन ने एक सैटिरिकल फ्रेम में प्रोलॉग को डिजाइन करा, जहाँ उन्होंने बोला सिर्फ 5 हफ्ते में मैंने ये राइटिंग लिख दी। सब में जो कहते हैं कि ना मैं बहुत लंबे समय के तक लिखता रहता हूँ, सिर्फ 5 हफ्ते में लिख दी है राइटिंग। और यहाँ पे वी से, ओ से, एल से, पी से, ओ, एन और ई, ये 7 है। इन 7 से जो है 7 वर्सेस डाले गए हैं। जैसे पहला वर्स जो है वी से स्टार्ट होता है, अगले वाला ओ से है, फिर उससे अगले वाला एल से, उससे अगले वाला पी से, इस तरह से 7 वर्सेस है जो कि आपको प्रोलॉग में देखने को मिलेंगे। बाकी प्रोलॉग मैंने ऐड कर रखा है, आपने पढ़ ही दिया होगा।
द प्रोलॉग देन एम्फेसिस द प्ले इट्स द हाई क्वालिटी बताया गया प्ले की राइटिंग की, और कोई भी इस तरह की कॉपी राइटिंग नहीं है, और बहुत ही 5 हफ्ते के अंदर ये राइटिंग लिख दी गई। दिस शोस द एक्सीलेंस ऑफ द जॉनसन। क्विक फिक्शन एंड द कॉमेडी, ये भी बताया गया कि प्रोलॉग में किस तरह से क्विक फिक्शन है, एक जहाँ पे एक्शन की नीड एट ए टाइम रखा गया इन ऑर्डर टू जनरेट द कॉमेडी। फिर ये बाकी वही कहानी है ना, एक बार आप स्लाइड रोकना और पढ़ लेना। नाउ यहाँ पे देखते हैं बेन जॉनसन वॉल्पो ने अनकन्वेंशनल एंड इनोवेटिव जैकोबियन कॉमेडी। बिल्कुल सही है, जैकोबियन कॉमेडी है अनकन्वेंशनल, यानी जो पहले से पैटर्न चला रहा है उससे डिफरेंट है, क्योंकि ट्रेडिशनल मॉरल और द ब्रॉड थीम और जो शेक्सपियर के चल रहे थे इससे बिल्कुल हट के राइटिंग है। इट्स इन डायडेक्टिक कॉमेडी, ये एक ऐसी कॉमेडी है जिसमें कि हमें कोई मॉरल लेसन दी जाती है, कोई सीख दी जाएगी, इसीलिए इसे डायडेक्टिक कॉमेडी बोलते हैं, जो कि मॉरल प्ले से बिल्कुल अलग बनाती है। मॉरल प्ले में कॉमेडी होता ही नहीं, तो यानी ये डायडेक्टिक भी है और कॉमेडी भी है। सिनिकल सटायर इंटेलिजेंसी देखी जा सकती है यहाँ पे जॉनसन की। वॉल्पोन इज पावरफुल मॉरल स्टडी ऑफ द ह्यूमन ग्रीड, फॉक्स कनिंग एंड द गोटिश। तो 3 डायमेंशन को कवर किया है इसमें, और तीनों डायमेंशन कौन कौन से? फर्स्ट इज अबाउट द ह्यूमन ग्रीड, कि एक तो ग्रीड को कवर किया है, लालच, एक तरफ ग्रीड को कवर किया है, दूसरे लोमड़ी जैसी चालाकी, और तीसरी जो है लस्ट, यानी शरीर की, वो शरीर का जो आग है वो। इन तीनों चीज को कंबाइन किया गया है, इसीलिए 3 जॉनरा को कंबाइन करने के लिए दिस इज अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ द कॉमेडी, एक न्यू फॉर्म ऑफ कॉमेडी है, न्यू फॉर्म ऑफ कॉमेडी है ना। ये तीनों याद रखिएगा, लस्ट, फॉक्स एंड ग्रीड, इसको जरूर ऐड करके आना। सेम वही है, द अनकन्वेंशनल एंड द जैकोबियन कॉमेडी है विद अ वेरी डिफरेंट स्टाइल, और फॉक्स और ट्रेडिशनल पैटर्न से बिल्कुल अलग है। जहाँ वॉल्पोन is a powerful moral study of the human great fox cunning and the Scottish lust, it is the traditional form of comedy से बिल्कुल अलग है, 3 डायमेंशन को एक साथ जो है मर्ज कर दिया गया है। मेजर थीम की बात करते हैं तो किस तरह से ये जो थीम दिखाती है, मैं बोल सकता हूँ एक तरह से ये इटालियन सोसाइटी की मिरर है, इट्स मिरर ऑफ द सोशल फ्रेम ऑफ इटली, यानी इटालियन सोसाइटी के एक तरह से मिरर की तरह काम किया है, जो कि बहुत एक्सट्रीम ग्रेडीनेस, ह्यूमन ग्रेडीनेस, और वेनेटियन जो है कोर्ट, वेनेटियन सिस्टम, इवन दी मेल ओरिएंटेशन, फीमेल सब्जुगेशन, इस तरह की सारी थीम्स है इसके। बाकी आप रोक के एक बार रीड कर लेना, वो सब थीम है इसके मेन। जब इस प्ले में हम आगे मूव करेंगे तो देखो स्टार्टिंग लाइन जो है, जो हम देखते हैं, जो कि फर्स्ट फ्रेम में है, फर्स्ट एक्ट में जो है, इट्स अ गुड मॉर्निंग टू द डे एंड द नेक्स्ट टू माय गोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एंड ये लाइन आपको एज इट इज याद करनी है। ये लाइन किसने बोली है? वॉल्पोने ने। स्टार्टिंग में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, गुड मॉर्निंग टू द डे, यानी सबको गुड मॉर्निंग, इस दिन को गुड मॉर्निंग, एंड नेक्स्ट टू माय गोल, और मेरे जितनी प्रॉपर्टी है उसको गुड मॉर्निंग। क्यों? ओपन द श्राइन, यही एक ऐसा तरीका है, यानी खोलो इसे, एंड आई मे सी माय सेंट्स, और मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आगे फंसेगा इसमें। दिस इज द बेट, है ना। और यहाँ पे इसका दिखाया गया है, इट्स अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर द वोल्पोने, किस तरह से वो वेल्दी है, और किस तरह से यहाँ पे उसने अपने आप को पहले पूरा दिखाया, और जॉनसन ने दिखाया कि किस तरह का उसका स्टाइल है, कि कितना घमंड है उसे अपने ऊपर और अपने पैसों के ऊपर। उसे लगता है कि किसी भी कैरेक्टर का, कोई भी कैरेक्टर जो हो, मैं उसके मॉरल और कॉन्शियस मोरालिटी को कभी भी चैलेंज कर सकता हूँ, जो कि उसने इसमें प्रूफ किया है, और सभी को जो है वो मॉरली डिग्रेड कर भी दिया है, चाहे किसी की नैतिकता कुछ भी हो, सबको उसने अपने वेल्थ पे ही नचा दिया। फिर वो ये वेनेटियन के ऊपर कमेंट है, ये जो प्ले है इसे फाइनेंशियल सटायर ऑन इटली एंड द फुलेस्ट एंड द वेन्स। उसके बाद वो ये वेनिस के ऊपर एक तरीके से सटायर और सैटिरिकल राइटिंग है। द राइटर जॉब इज टू लीव द लेसन टू द पब्लिक। जॉनसन ने एक्सप्रेस किया इज अबाउट द बैंक्रप्सी एंड इवन द परस्यूट ऑफ द वेल्थ, कि किस तरह से कई लोग इतने ज्यादा ज्यादा वेल्दी घूम रहे थे कि वो किसी को भी मॉरली जो है उनको डिग्रेड कर रहे थे, यानी किसी के भी जो कस्टम जो भी है, जो भी उनका कल्चर है, या जो भी उनकी एक नैतिकता है, सबको अपने हाथ में लेके घूम रहे थे। माइनर थीम में भी देखते हैं तो माइनर थीम में भी कहीं ना कहीं यही सब कुछ है, यानी एक्चुअल जो चीज है वो डिसीट, धोखा, कंफ्यूजन और मॉरल करप्शन, ये सबसे मेन जो कंसेप्ट है वो इस राइटिंग में देखने को मिला, चाहे वो मेजर प्लॉट में घूम रहा हो, मेजर थीम हो चाहे माइनर थीम हो। पैरासिटिज्म जैसा दिखाया गया, पैरासाइट यानी एक तरह से मालिक और चेले का रिलेशन, मॉस्का जो है वो पैरासाइट की तरह मूव कर रहा है, उसे पता है कि किस तरह से वेल्दी
मैन के ऊपर पलना है। और इस तरह के इटालियन सोसाइटी में, वेनेटियन सोसाइटी में उस समय बहुत ऐसे चल रहे थे जो कि एक अमीर अमीर लोग को देखते थे और उन्हीं के ऊपर पलते थे, जो वो बोलते थे वही वो करते थे। कोरबैशो के बेशक ओल्ड एज है, पर फिर भी इसके अंदर जो एवरेज का कंसेप्ट है, यानी एक्सट्रीम ग्रीडीनेस का, उसको दिखाया गया, जो कि एक परफेक्ट एग्जांपल है। और उसके थ्रू ये दिखाया गया कि मॉरल करप्शन किस हद तक जा सकता है और किस तरह के लोग थे उस समय पे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये सोशल फ्रेम है ऑफ दैट पीरियड, जो कि साफ देखने को मिलती है जॉनसन राइटिंग में, पर इतनी क्लैरिटी और इतनी ट्रांसपेरेंसी हमें शेक्सपियर की राइटिंग में नहीं देखने को मिलती। वॉलपोल में ज़ेनिथ ऑफ द फॉर्च्यून, अपने फॉर्च्यून यानी अपने पैसों की जो हवा दिखाने के लिए, वॉलपोल की जो लाइन है वो ये है। और अपनी फेम कैसे दिखाता था, आई एम नाउ एज फ्रेश एज हॉट एज हाई इन द जॉविटल प्लाइट, मैं इतना फ्रेश हूँ, इतना वो हूँ, और मैं इतना ज्यादा खुशी में झूम रहा हूँ। ये उसके पावर प्रेजेंट करने का तरीका और वेल्दी मैन का। ठीक है, तो लाइन से अगर कर सकते हो तो कर लो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी है यहाँ पे, दैट माय डॉट शैल डांस एंड माय यूनिट सिंग, है ना। तो ये भी यहाँ दिखाया गया सब द पावर ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ वॉलपोल है। ये सेम वही सब चीज है। अब आते हैं यहाँ पे, द इन्फ्लुएंस ऑफ द बेन जॉनसन एज द रेस्टोरेशन प्ले। देखो, रेस्टोरेशन कॉमेडी, दिस इज द रिसर्च पेपर जो कि तीन राइटिंग को कंपेयर करती है। और मैं बताता हूँ, देखो रेस्टोरेशन पीरियड आने वाले टाइम पे आगे आएगा, यानी 1660 का टाइम है, दिस रेस्टोरेशन पीरियड। इस समय पे भी कॉमेडी लिखी गई थी, रेस्टोरेशन कॉमेडी जिसे बोलते हैं, पर वो सारे जो है वो इस तरह की कॉमेडी थी जो कि जिसमें कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स चलते थे, यानी जो भी तुम कॉमेडी करोगे उसमें मैनर्स जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि ओलिवर गोल्डस्मिथ की एक राइटिंग है, शी स्टूप्स टू कॉन्कर। इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है, यानी फीमेल है एक, और वो अपने आप को झुका देती है ताकि वो लड़के को जीत सके। कहने का मतलब है, लड़की जो है इसमें बहुत अमीर होती है, पर लड़के को एक गरीब लड़की से शादी करना है, तो उस और इसी वजह से वो लड़की अपने आप को गरीब शो करेगी, यानी इतना नीचे गरीबी दिखा देगी ताकि उस लड़के को जीत सके। इस तरह की जो राइटिंग है, और आगे जो यशर की राइटिंग है, द कंट्री वाइफ, और वॉलपोन और अल्केमिस्ट, ये दोनों राइटिंग तो जॉनसन की है। दोनों डिसगाइज और मॉरल करप्शन को दिखाती है। यानी एक तरह से बेन जॉनसन ने आने वाले टाइम के रेस्टोरेशन कॉमेडी, उसका एब्रिजमेंट और उसकी तरफ जो है एक तरह से जो थीम है वो मूव करना शुरू कर दिया। तो मैं बोल सकता हूँ इज अ प्रीकर्सर ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी जिसने आगे जाके जन्म लिया, उसको जॉनसन जो है ठीक उससे पहले 40-50 साल पहले उस तरह की सिनेरियो को ही सेट कर रहा था। तो प्रिकर्सिव है टू दैट द रेस्टोरेशन प्ले और द रेस्टोरेशन कॉमेडी। सिमिलैरिटी थीम वही बता रहे हैं, देखो ग्रीड, डिसेप्शन, लस्ट, इस तरह की थीम आगे भी दिखाई गई थी, पर जॉनसन ने उसे 40 साल पहले ही जो है वो लिखा था। एक तरह से इन सब चीजों ने एक बेस लाइन और एक बेस फॉर्म किया किन के लिए, रेस्टोरेशन या रेस्टोरेशन पीरियड में जो ड्रामेटिस्ट आए, ठीक है, और रेस्टोरेशन कॉमेडी जो है, उन सबको आइडियाज और उन सबको एक जो पैटर्न है लिखने का, वो बेन जॉनसन की राइटिंग से कहीं ना कहीं मैच होती है। आगे की राइटिंग में डिसेप्शन, गुलिंग यानी धोखा देना, ये सब जो राइटिंग है वो आगे आएगी रेस्टोरेशन फ्रेम में। बट दिस इज अगेन, मैं बार बार ही बोल रहा था, प्रिकर्सिव टू दैट ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। लेचरी एंड द लस्ट इसमें देखने को मिलता है, जो आगे वाले सीन में भी है। अल्केमिस्ट में भी लिखा हुआ द सेम, और इस तरह से सूप्स टू कॉन्कर द कंट्री वाइफ, वो ही है। मैरिज, ठीक है, मैरिज कंसेप्ट को भी देखते हैं। मैं यहाँ पे दो तरह के मैरिज दिखाए गए हैं, मैंने बोला एक जैसे इटालियन मैरिज एंड सेकंड जैसे इंग्लिश मैरिज और ब्रिटिश स्टाइल ऑफ द मैरिज। इन दोनों तरह की सोसाइटी को जो है एक तरह से कॉन्ट्रास्ट और एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में रखा है, स्टार्क कंपैरिजन में। स्टार्क, ठीक है, तो ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बस स्लाइड रोको और देख लेना बस। डिस्गाइज ये मेन थीम है जॉनसन की। कैरेक्टर जो है अपने रूप को बदल के घूमते रहते हैं, और डिस्गाइज पैटर्न अल्केमिस्ट में बहुत ज्यादा यूज हुई है, पर जॉनसन ने अल्केमिस्ट में बेशक डिस्गाइज का कंसेप्ट यूज किया है, बट स्टिल इसमें भी डिस्गाइज का कंसेप्ट यूज हुआ है। और द क्विक एक्शन भी देखने को मिलता है डिस्गाइज में। आप एक चीज समझ लेते हैं, द डिस्गाइज में क्विक एक्शन कैसे है। देखो, सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, अगर हम सेंट्रल कैरेक्टर को उठाते हैं जैसे वॉलपोन है। सबसे पहले वॉलपोन ने जो बीमार दिख रहा है हमें, कि उसने एक्टिंग करी कि वो जो है वो डिसीज है, बीमार है। थोड़ी देर के बाद सीन में उसने डिस्गाइज कर लिया अपने आप को, रूप बदल लिया, और वो एलेक्सर वाला बन गया, यानी तेल बेचने वाला, और वहां पहुंच गया। तो एक तो ये फर्स्ट फ्रेम है, और थोड़ी देर में सेकंड फ्रेम है, फिर उसके बाद वहां जाके लाइन मार रहा है।
किस पे, सीलिया पे, इतनी जवानी फूट रही है, थर्ड है। एक टाइम पे इतनी जो है डिस्गाइज और इतनी जल्दी जल्दी एक्शन को मूव करना, शिफ्ट करवाना, इसी को बोलते हैं द क्विक एक्शन ऑफ जॉनसन। वॉल्फनेस एंड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, इंपॉर्टेंट। देखो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का कंसेप्ट ही जॉनसन का है। और जॉनसन ने बोला देखो कोई भी कैरेक्टर होता है उसके अंदर एक ह्यूमर सबसे ज्यादा होता है, और वो जो ह्यूमर है उसी कैरेक्टर को जो है प्लॉट पे मूव करवाएगी। हर कैरेक्टर के अंदर एक ना एक कंसेप्ट है जो कि उसको जिसके हिसाब से वो सोचेगा, उसकी सोच ही उसके हिसाब से चलेगी और वो उस तरह से रोल प्ले करेगा पूरी कहानी में। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, एक कॉमेडी इज अ जॉनर ऑफ द कॉमेडी प्ले में दिस काइंड वाज डेवलप्ड बाय द 16th-17th सेंचुरी, पॉपुलराइज किया था इसे जॉनसन ने, बेन जॉनसन ने। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में हर कैरेक्टर जो है एक ना एक ह्यूमर से कंट्रोल्ड होगा, चाहे वो ग्रीड से, चाहे झूठ से, लाई से, या लस्ट से, या फुलिशनेस से, जो कि इसके राइटिंग में साफ देखने को मिल रहा है। वॉल्पोन एज एन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। हर कैरेक्टर जो है वो एक्सट्रीम ग्रीडीनेस और एवेरिस से मूव हो रहे हैं, कई लस्ट से भी मूव हो रहे हैं, कई एवेरिस से मूव हो रहे हैं, और कई हमें दिखते हैं मॉरली जो है वो एक तरह से करप्ट है। इस तरह से दिस इज फॉर द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर आने के चांसेस है, ठीक है। बाकी ये सब वो ये कंपेयर कर रखा है, जैसे मॉस्का एज एन पैरासाइट है, तो पैरासिटिक नेचर है, तो इस तरह का रोल वो एंड तक प्ले कर रहा है। दिस इज द गुड मॉर्निंग टू द डे एंड नेक्स्ट टू द माई गोल्ड, ये फेमस लाइन है, इसको मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है कि क्या क्या इसका मीनिंग है। वहाँ पे एक बार देख लेना कि किस तरह से स्टार्टिंग लाइन है, और ये लाइन आपको याद करनी है, और बीच में कोटेशन में कहीं लिखा आना। ड्रामेटिक आयरनी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ड्रामेटिक आयरनी का सिंपल मतलब क्या है, जैसे मान लो ये तीन कैरेक्टर है, हम ले लेते हैं वोल्टोर को, कोरबैशियो को, और कॉर्विनो को, और इधर लगा लेते हैं मॉस्का, फ्लाई। मॉस्का कहानी में अलग से आ रहा है और वोल्टर को बोल रहा है कि प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी, तू बस ये जीत जा। इसके बाद मॉस्का इसके पास आ रहा है, कुरबैशियो के पास, इसे बोल रहा है अपने बेटे को हटा दे और कुछ प्रॉपर्टी जो है तेरे नाम हो जाएगी। और मॉस्का कॉर्विनो के पास आ रहा है, अपनी वाइफ को सुला दे, कुछ प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी। पर ये जो कहानी है, ये जो तीनों को बेवकूफ बना रहा है, ये ऑडियंस जानती है, पर कहानी में जो कैरेक्टर है वो नहीं जानते कि तीनों का बेवकूफ काटा जा रहा है, इसी को बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। यानी जहाँ ऑडियंस सच्चाई जानती है पर कैरेक्टर में, जो कहानी में जो कैरेक्टर्स हैं वो नहीं जानते। ड्रामेटिक आयरनी एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें ऑडियंस नोज द समथिंग दैट द कैरेक्टर ऑन द स्टेज डू नॉट, इसी के नंबर है। बाकी एक्सप्लेन तो आप कर लोगे कहानी के थ्रू। ड्रामेटिक आयरनी इन वॉल्पोन, ठीक है, थक गया हूँ बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है। वॉल्पोन के अंदर ड्रामेटिक आयरनी जो है वो ये देख लो। तो यार नीचे कमेंट जरूर करना है ना, इतनी लंबी लंबी वीडियो लेके आना होता है और बिल्कुल डीप में पढ़ाना होता है। मौसा के मैनिपुलेशन, ग्रीड एंड द फॉलो एक्सपोज, अब वही सब आपको टच करना है, दिखाना है किस तरह से जो है ड्रामेटिक आयरनी का ही पार्ट है। प्लॉट इन दिस सब प्लॉट, मैंने बोला चाहे मेजर प्लॉट और सब प्लॉट दोनों एक ही चीज पे मूव करें, इज अबाउट द एक्सट्रीम ग्रीडीनेस, मॉरल डिटोरेशन, उसी सबको कवर कर रखा है। वो ये वॉल्टर जिसका इटालियन मीनिंग क्या है, वल्चर, कोरबैशियो का रेवन, कॉर्विन ऑफ अ क्रो, द सेम थिंग इज हियर। ये टाइग्लोरी वही कंसेप्ट कवर कर रखा है। आयरॉनिकल स्टेटमेंट अगर करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो अवॉइड कर सकते हो। हाइपोक्रेसी ऑफ इटालियन सोसाइटी दिखाता है कि इस तरह से इटालियन सोसाइटी जो है कैपिटलिस्टिक और एजेंडा पे मूव कर रही थी, यानी सिर्फ जो है प्रॉफिट अर्निंग कंसेप्ट उनके दिमाग में घूमता था, और जो है नहीं उससे ज्यादा बन के दिखाते थे, दिस कॉल्ड द हिपोक्रेसी, और जो हाइपोक्रेटिक सिस्टम है ऑफ द इटालियन, उसके ऊपर ये सटायर ऑफ द इटली। ये कुछ लाइंस ऐड करके मैंने वोल्पोन ने ये कहा था, अगर आप इंटरेस्ट दिखाना चाहते हो या फिर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट ठीक है अपने उसके लिए। तो सीलिया, सीलिया की कुछ लाइन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नीचे मैंने इसके एक्सप्लेनेशन ऐड करके आप देख लेना। सेम इज फॉर दी वोल्पोने, उसकी जो लाइन है ये एडेड है। वॉल्पोन एज अ नॉन कॉमेडी, ठीक है, बिल्कुल सही। वॉल्पोन एक कॉमेडी नहीं है, एज अ नॉन कॉमेडी अगर आ गया तो भी आप लिख सकते हैं। देखो कॉमेडी का सिंपल मतलब क्या है यहाँ हमारे पास, एक तो क्विक कॉमेडी रिफाइंड है, उसके बाद कॉमेडी है क्या, जो एरर है, जो भी हम देखो, जब एक ऑडियंस बैठी रहती है वो एक्सपेक्ट करती है मेरा जो कैरेक्टर है वो ये करेगा, पर कैरेक्टर उससे ज्यादा कुछ कर जाए तो एक तरह से जो है वो कॉमेडी क्रिएट होती है, बट दिस इज ऑल्सो द सीरियसनेस। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वॉलपोन को लेके कि भाई वो इस तरह से जंप नहीं मारेगा और आके सीधा रेप करने की कोशिश नहीं करेगा, मनाएगा पटाएगा पर रेप नहीं करेगा, पर एकदम से वो जंप मार के उसके आगे आ जाता। इस तरह की जो चीजें हैं ये कॉमेडी क्रिएट करती है, पर ये कॉमेडी नहीं है, दिस इज द सीरियसनेस, क्योंकि बात किसके ऊपर चल रही है, रेप। जो भी चीज है इसमें जो हम जिस भी चीज की बात कर रहे हैं वो एक तरह से
तरह से सीरियस राइटिंग है, ठीक है, सीरियस कंसेप्ट को बहुत इजीली और डेलिकेट वे से कैरी किया, तो आल्सो द नॉन कॉमेडी, क्योंकि जैसे हम जब आगे मूव करते हैं तो देखो एक लाइन, दिस वन इज द बेस्ट लाइन, और ये जो लाइन है जैसे कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ तो यहाँ देखो सिडनी है ना, सिडनी ने एक लाइन बोली थी कि द इमिटेशन ऑफ द कॉमन एरर, कि लाइफ के जो गलतियां हैं, एरर, और द मेजर एरर दैट इज द कॉमेडी, तो कॉमेडी ये है इसमें, द कॉमन एरर ऑफ द लाइफ, तो जीवन की जो गलतियां हैं और जो रिडिकुलस जो चीजें हैं, दैट्स द कॉमेडी, तो इट इज आल्सो द नॉन कॉमेडियन राइटिंग, अगर इस फ्रेम में अगर राइटिंग आ गई तो। इसके बाद ये सब कुछ आप एक बार देख लेना, कहाँ कहाँ पे जो सीरियसनेस कंसेप्ट है उस सबको आप ऐड कर देना। बाकी दिस इज अ रिक्वेस्टेड वीडियो एंड रिकॉर्डेड वीडियो है ना, दीपक से कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी तो उसको मैंने कवर किया है, तो प्लीज यार 4 से 5 दिन पहले जो है वो रिक्वेस्ट कर दिया करो, इतना टाइम तो मुझे लगता ही है, पर थैंक यू, रिक्वेस्ट करते हो बहुत अच्छा लगता है अंदर से। ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो कुछ मैं क्लास में, लाइव क्लास में भी ले रहा हूँ, तो कुछ बस स्टूडेंट्स है मेरे आगे, इसलिए कुछ कुछ सीन जो है इधर उधर ऐसे बोले गए हैं, अगर उन कुछ अजीब लगे तो उसके लिए माफ करना। बाकी नीचे कमेंट्स जरूर करना, कमेंट्स मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे कमेंट्स देख के, और यार से शेयर जरूर करना, और कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो इस नंबर पे जरूर मुझे टेक्स्ट करना। थैंक यू।